फिस्कल पॉलिसी आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, आज पढ़ाना है, ये गलती से क्वेश्चन पहले आ गया। फिस्कल पॉलिसी आज पढ़ाएंगे हम आपको, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिर भी मैं इसका आंसर बता दूं। हाँ। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? फिस्कल पॉलिसी हम उसी को बोलते हैं जो आप शुरू में बजट आता है ना, बजट हर साल आता है, जो निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर देती हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगी, वित्त मंत्री जो भी होगा, वो हर साल एक बजट देता है कि इस पूरे साल हम इतने हजार करोड़ रुपए इस चीज पे खर्च करेंगे, इतने करोड़ रुपए इस पे खर्च करेंगे, इतने करोड़ रुपए इस पे खर्च करेंगे, और ये पैसा हम यहाँ पर इतना टैक्स बढ़ा देंगे, यहाँ इतना कम कर देंगे। तो जो हम पूरे साल का एडवांस में गवर्नमेंट हमको बताती है कि मैं यहाँ से टैक्स वसूलूंगी और यहाँ पर खर्च करूंगी, वो एक एक बजट होता है। बजट की हमारे को बजट है कि हमारा अंदाजा है इतना टैक्स हमारे पास आ जाएगा और इतना हम खर्चा कर देंगे, उसे बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू मैनेज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। कि गवर्नमेंट जो है अपना बताती है बजट आपको कि आप जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी रहेगी, टैक्सेशन कितना रहेगा, जिससे कि इकोनॉमिक स्टेबल रहे एंड ग्रोथ भी बनी रहे। ना तो इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे कि सारे काम ही बंद हो जाए, और ना इतना कम लगा देंगे कि खर्चे ना निकल पाए। तो इस तरीके से टैक्स लगाया जाता है जो ज्यादा भी ना हो और इतना कम भी ना हो कि खर्चे ही ना निकल पाए। क्लियर? फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई क्वेरी बोलिए किसी को भी, किसी और की कोई क्वेरी, या स्टार्ट कर दें? ऐसा ज्यूम कर रहा हूं कि किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं आगे का स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि चलिए पेज नंबर पे आ जाइए। हमने ये सब क्वेश्चन करने के लिए दिए थे आपको, ये प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, ये जिसने भी कर लिए होंगे, क्वेरी होगी तो ले सकते हैं आप। हम अभी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई क्वेरी आएगी नहीं, इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये आगे सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, समरी। समरी पेज नंबर है 114। समरी बता रहा हूं पर नेशनल इनकम की। दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर नेशनल इनकम कंसेप्ट्स, कैलकुलेशन मेथड्स, कंपोनेंट्स, लिमिटेशन। देखो मैंने आपको सिर्फ मीनिंग नेशनल इनकम का पढ़ाया था, बाकी कैलकुलेशन, मेथड्स, कंपोनेंट और लिमिटेशन वगैरह सब इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग की टर्म्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स। लेट अस नो इफ यू नीड मोर क्वेश्चन। ये सब तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये मेरे पेपर में आया था, इसलिए मैंने इसको अलग से डार्क करके लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक बंदे ने कितना कमाया, नॉट द नेशनल इनकम। अब अगर आपके पास ऑप्शन में दो चीजें हो, एक तरफ पर कैपिटा इनकम मतलब एक बंदे ने क्या कमाया, और एक तरफ नेशनल इनकम मतलब पूरे देश ने क्या कमाया। इज द बेटर मैनेजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। क्वेश्चन मेरी बारे में ये आया था, व्हाट इज द बेटर मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। एक कंट्री में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ये आप किस चीज से बताओगे? ये आप, और उसमें चार ऑप्शन थे तो मैं कंफ्यूज हुआ था इन दो में। एक ऑप्शन था पर कैपिटा इनकम और एक ऑप्शन था नेशनल इनकम। अब पूरी कंट्री की मतलब किस तरीके से लोग खाते पीते हैं, किस लेवल पे, पर मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कैसा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है एक इंसान सिर्फ उतना ही खर्च कर रहा है जितना उसको खाने के लिए जरूरत है, और एक इंसान नहीं मैं तो ब्रांडेड ही आइटम लूंगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब बताऊं तो एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, वो क्या करता है शाम को जो है एक सब्जी बनाता है घर में और एक रोटी से खा लेता है, मतलब सब्जी रोटी बनती है उसके। थोड़ा सा ज्यादा कमाने वाला आदमी होगा तो वो सब्जी रोटी का सलाद भी खा लेगा, अचार भी खा लेगा। और थोड़ा ज्यादा कमाने वाला आदमी होगा वो दो सब्जियों के साथ अचार, रोटी और सलाद खा लेगा। थोड़ा और ज्यादा कमाने वाला होगा तो वो दो सब्जी भी बनाएगा और उसके साथ साथ सलाद भी खाएगा, अचार भी खाएगा, रोटी भी खाएगा, राइस भी खाएगा, और वो थोड़ा कुछ और भी मीठा भी खाएगा। और बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला होगा वो महीने में 15-20 बार पनीर खा लेगा, 10-12 बार वो बाहर जाके खा लेगा, 15-20 बार वो पिज्जा, है ना। इस तरह की मतलब उसके खर्चे ज्यादा होंगे। तो इसी चीज से डिसाइड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की आप अपने रहने खाने पे क्या खर्च कर रहे हो। जितना ज्यादा खर्च कर ले जाता है कि जब ज्यादा खर्च करो तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा अच्छी है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं पर्सनल लेवल पे कि कम खर्च करो तो कम है। किताबी भाषा में अगर कहें तो अगर आप अपने रहने खाने पे खर्च ज्यादा कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा समझा जाता है, और कम कर रहे हो तो कम समझा जाता है।
तो अब ये वाली चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक देश की कैसी है, कैसे पता लगाओगे, उसकी नेशनल इनकम से या पर कैपिटा इनकम से? तो मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया कि पर कैपिटा इनकम इज द बेटर मेजरमेंट। ठीक है, ये मैंने लिख कर दिया आपको इसीलिए कि पर कैपिटा इनकम तो जरूर ज्यादा अच्छा है, नॉट द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम नहीं है, इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री। ये मेरी बारी में आया था और उसका सही आंसर है पर कैपिटा इनकम। सबको क्लियर है यहाँ तक? कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये पर कैपिटा इनकम याद रह जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए सबसे बढ़िया मेजरमेंट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक आदमी का एवरेज इनकम क्या है, मतलब टोटल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आती है। भी लिख लीजिए फॉर्मूला। पर कैपिटा, एक बार रिपीट कीजिए सर। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। टोटल देश ने जो कमाया उसे नंबर ऑफ पीपल से, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो एक आदमी कितना कमा रहा है वो आ जाएगा, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अब नेशनल इनकम तो अलग अलग देश की अलग अलग हो सकती है, छोटे देश की कम होगी, बड़े देश की ज्यादा होगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम मतलब उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से पर बंदे ने कितना कमाया, यही है सबसे बढ़िया मेजरमेंट। चले यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी में जा रहा हूँ। और ये मॉनेटरी पॉलिसी वही है जो कि आप इसको प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। 2 दिन बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी है। सर जी सर एक क्वेश्चन था, पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पे आ गए हम और ये है हमारा पेज नंबर क्वेश्चन 14। चलिए 6 पे आ गए, बताइए। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मार्जिनल कॉस्ट रिफर्स टू मार्जिनल कॉस्ट। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जी जी जी, क्वेश्चन नंबर, ऐसे समझ में आया लेकिन पूरा क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 मार्जिनल कॉस्ट किसे बोलते हैं? हाँ 10 मार्जिनल कॉस्ट किसे बोलते हैं बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 10 यूनिट की कॉस्ट है 100 रुपए, लेकिन 11 यूनिट की कॉस्ट है 108, तो मार्जिनल कॉस्ट होगी यहाँ पर 8, मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट मार्जिनल। एक और यूनिट की कॉस्ट क्या? तो अगर हमसे कहा जाए कि 11वीं यूनिट की कॉस्ट क्या है, वो है 8 रुपए। वैसे जब 10 यूनिट खरीद रहे थे तो 100 रुपए की पड़ रही, 10 रुपए की एक पड़ रही थी, लेकिन जब 11वीं खरीदी तो 10 की नहीं पड़ी, वो पड़ी है मैं 8 रुपए की। तो जो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है ना, एक और यूनिट खरीद ले तो क्या कॉस्ट आएगी, उसे बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब ही होता है एक यूनिटरी कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट। मार्जिनल हमें क्या देना पड़ा, और क्या देना पड़ा, एक्स्ट्रा। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा बाय करने पे जो कॉस्ट आएगी उसे मार्जिनल। क्वेश्चन आएगा इस पे, इसका आंसर आप देंगे। अगर आप 0 to 50 यूनिट खरीदते हैं 100 रुपए पर यूनिट। अगर आप 51 से लेके 100 यूनिट खरीदते हैं तो रेट है 90 रुपीज पर यूनिट एडिशनल का। 50 यूनिट के 100 लगेंगे और फिर 50 के ऊपर जो खरीदोगे उस पर 90 रुपीज पर यूनिट लगेगा। और अगर आप 101 से लेके एक सौ एक से लेकर 150 तक खरीदते हो तो 80 रुपए लगेगा, ये पर यूनिट है रेट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 20 रुपए। एक ऑर्डर की कॉस्ट है, मतलब रिक्शा वाला जाएगा उस माल को उठा के लाने के लिए 20 रुपए लेगा। 1 यूनिट मंगाओ चाहे 10 मंगाओ, वो 20 रुपए लेगा ही लेगा। अब मुझे बताओ, 50 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं और अगर आप 51 यूनिट ऑर्डर कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है 51 यूनिट की? 2 रुपए। हाँ जी 90 मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 51st यूनिट। सब अपना अपना आंसर, 90 पैसे। अपना अपना आंसर सब नाम के साथ बोलिए, बोलिए। 90 पैसे। नाम धीरज कुमार। धीरज जी, आंसर 90 पैसे। 90 रुपए, ये रुपए है सर। चलिए और कोई बोलिए। 1 रुपये 80 पैसा। 1 रुपए 80। नाम कुमार शाह। ये
पर यूनिट बोला था सर मैंने। यस सर। तो 1 रुपये 80 पैसे तो गलत ही है, सबको पता है। 1 यूनिट जब 80 90 100 रुपए की, तो 1 रुपये 80 पैसे नहीं आएगा। चलिए और कोई। अभी है सर। सर 100 यूनिट तो 51 यूनिट लेना है तो 50 यूनिट तो 100 रुपए के भाव से आएगी, जी और 1 यूनिट वो 90 रुपए के हिसाब से आ जाएगी। अच्छा, सर 10 रुपए सर। सर आप 91 का पूछ रहे हैं कि एवरेज पूछ रहे हैं? मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपए वाले कौन थे? सर 10 नाम नाम। सर मैं हूँ अरे मुझे सुदीप अग्रवाल। सचिन, सर सुदीप। क्या नाम बताया? नहीं सर, मैं तो 90 बोल रहा हूँ। 10 रुपीज राधा जी का ही है शायद, आवाज ये सब गलत है अभी तक। और कोई आंसर? सर 3 रुपीज 80 पैसे। 3 रुपये 80 पैसा भी गलत है। पता नहीं 3 रुपए और 1 रुपए कहाँ से आ रहा है। चलो क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर आंसर समझाता हूँ। अगर आप 0 से लेके 50 यूनिट तक ऑर्डर करेंगे तो 100 रुपए पर यूनिट है रेट। मतलब 50 यूनिट ऑर्डर करोगे 5000 रुपए लगेंगे। 5000 यूनिट है 100 रुपए की। लेकिन अगर आप 51 से लेके 100 यूनिट तक ऑर्डर करेंगे, 50 यूनिट का बिल तो 100 रुपए बनेगा, 51 भी यूनिट का बिल बनेगा 90 रुपए में। और 51 से लेके 100 तक जितनी मर्जी यूनिट खरीदो 90 रुपए की। फिर 101 से लेके 150 तक की यूनिट 80 रुपए मिलेगी। लेकिन जब भी आप ऑर्डर करते हो तो आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो 20 रुपए तो आपकी कॉस्ट हमेशा है ही। अब मैंने आपसे पूछा कि 51वीं यूनिट अगर हम ऑर्डर करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या है? सर 30 रुपए सर। सर 30 रुपए सर। 110 रुपए सर, 110। अच्छा, ये 30 रुपए कहाँ से आया पहले ये बताओ। सर 90 minus 120 90 minus 120 120 minus 90 एक मिनट, सर 120 रुपए तो फिक्स कॉस्ट है। 20 तो पूरे ऑर्डर की कॉस्ट है ना, चाहे हम 100 ऑर्डर करें चाहे 70 रुपए सर। 70। अब थोड़ी देर सब म्यूट हो जाइए सब, और मैं समझा देता हूँ। All are wrong, sir. हाँ सब गलत है। नहीं कुछ सही है, मैं बताता हूँ कौन सी है। देखिए अगर हम 50 यूनिट खरीदते हैं तो हमारे कितने पैसे लगेंगे? 50 into 100 plus 20, ये लगेंगे आपके 5020 रुपए। किसी को इसमें कोई क्वेरी? 124. सर 20 रुपीज ऑर्डर कॉर्ड है ना, रिक्शा वाले की कॉस्ट वो पहले कराएगा। Okay. लेकिन अगर हम 51 यूनिट बाय करते हैं तो 50 यूनिट तो हमें 100 रुपए के हिसाब से मिलेगी, और 1 यूनिट हमें मिलेगी 90 के हिसाब से, और रक्षा वाला 20 रुपए लेगा। तो अब हमारा आंसर आएगा 15110। डिफरेंस आया 510 माइनस 5020, आंसर आया 90। और ये 90 यही है जो 1 यूनिट हमें 90 रुपीज की मिलेगी। बाकी सब तो सेम है। लेकिन एक चीज बताइए, आपने जो इनिशियल 100 क्वांटिटी है उसके लिए रिक्शा वाला चार्जेस 20। रिक्शा अब वाले से इनिशियल रिक्शा वाले से इनिशियल चाहे- 50। सुनिए रिक्शा वाले की ऑर्डरिंग कॉस्ट बताई थी 20 रुपए, वो पर ऑर्डर लेता है। पर ऑर्डर मतलब आप उससे तो फिर नहीं 200 मंगाओ 500 मंगाओ, एक ही बारी में ले आएगा। ऑर्डरिंग Yeah. कॉस्ट रिक्शा वाले की नहीं हो सकती। Not. हो सकता है किसी चीज की कॉस्ट हुई, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। हो सकता है कुछ चार्जेस लेते होंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब अगर आप एक ऑर्डर करोगे 50 यूनिट का करो, 100 का करो, 200 का करो या 500 करो, 20 रुपए लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो 20 रुपए रहेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो फिक्स है, वो बढ़ थोड़ी रही है। तो आपके 90 रुपए एडिशनल लगे ये वाले 1 यूनिट। जिसने 90 आंसर दिया था वो ठीक है, लेकिन उन्होंने भी ऑर्डरिंग कॉस्ट को ले लिया था अपने उसमें कंक्लूजन में। धीरज जी समझ में आया? यस सर, वो बाकी सबको ठीक भी है। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन और पूछूंगा मैं इसी पे। No, sir. मार्जिनल कॉस्ट। चलिए तो फिर एक सर आंसर नहीं आया सर। सर नहीं सर सर नहीं हमने आया। ये पॉइंट नहीं क्लियर किया कि कितने चाहिए, 51 चाहिए कि 100 चाहिए। क्वेश्चन क्या था सर आपने कहा था एडिशनल पैसा लगेगा। यही तो लिखा है तो वहां पे कंफ्यूजन हुई थी कि हम 100 के ऊपर कैलकुलेट कर रहे थे सर। पेपर में क्या करोगे, ऐसे तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जब यहाँ क्वेश्चन लिखा है, मैंने कुछ बोला तो है नहीं, मैं तो लिखने में करता हूँ। और का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 51st यूनिट ये क्वेश्चन है, आंसर करोगे ना, फिर आप सोचना क्यों है कुछ भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। 100th यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट बताओ।
बताओ 100 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट। 110 सर 190 अपॉन 100। ये 190 पर 100 आया कहाँ से? Sir, only 90. इनिशियल 50 की 100 रुपए। तो पर यूनिट है ना कॉस्ट, तो पर यूनिट है ना, एक यूनिट के 100 है। Sir, it is 90 only, sir. ओके, आपका आंसर मैंने लिख लिया है। और 90 Sir, 50 into 100. Sir, 50 into 100 plus 100 into 90 plus 20. मैंने मार्जिनल कॉस्ट पूछी है 100 की कॉस्ट नहीं, 100 यूनिट की कॉस्ट। 96.1 मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक और यूनिट खरीदने की कॉस्ट। और मैंने 100 पहले तो म्यूट कीजिए, किसकी आवाज आ रही है? म्यूट। देखो 100 की कॉस्ट निकालनी है, वो कैसे निकालोगे? 9520 100 यूनिट की जो पैसे अपॉन 100 वो 9520। की जो पैसे लग रहे हैं वो उन दोनों का डिफरेंस, और रेट 10 90, आंसर आएगा 90। 100 की मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 90 रुपीज ही तो है, लिखा तो है 51 से 100 तक 90 रुपए लगेंगे। ऑर्डरिंग सोचना क्या है? 100 की कॉस्ट क्या आएगी? 50 यूनिट की 100 रुपए, और अगली 50 यूनिट की 90 रुपए प्लस 20, ये तो। और 99 आएगी 50 इंटू 100 प्लस 49 इंटू 90 प्लस 20, डिफरेंस करोगे तो 90 रुपीज ही आएगा, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट, यानी कि 100 वाली की कॉस्ट जो है 90 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है, तो दोनों में सेम है। तो आपने देखना 100 यूनिट की कॉस्ट क्या आ रही है? 90। अगर 101 की नहीं रहेगा लग जाएगा। 80 हो जाएगी। किस को मार्जिनल कॉस्ट समझ में नहीं आई? किस को मार्जिनल कॉस्ट समझ में नहीं आई? सर एक चीज, जो इनिशियल 0 to 50 क्वांटिटी है, जिसको 100 रुपए की दर से खरीद रहे हैं, वो तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं कहलाएगी ना। मार्जिनल कॉस्ट है हर एक यूनिट के लिए। अगर 1 से लेके 50 तक खरीद रहे हो तो 100 रुपए की मिलेगी। अगर क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक का पूछेगा, 10 यूनिट की कॉस्ट तो 100 को मार्जिनल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे अपन। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एक और यूनिट खरीदने की कॉस्ट क्या? नहीं सर, मैं मार्जिनल कॉस्ट को ऐसा समझ रहा हूँ कि मेरे को कोई सामान 100 रुपए का पड़ा, अब मैंने उससे बार्गेन किया कि मेरे को एडिशनल क्वांटिटी चाहिए, तो उसने बोला भैया 90 के भाव से लगा दूंगा। नहीं, लगाने वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट का कांसेप्ट ही बता देते हैं। और सर ये बिजली का बिल भी इसी टाइप से आता है ना सर? 1 से 100 तक जलाओगे तो इतना आएगा, फिर 101 से बढ़ के 200 तो इतना आ जाएगा। हाँ, बिजली के बिल वाला है ये। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट बता देता हूँ क्या है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं या बनाते हैं, तो बनाते हैं हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। अगर मान लीजिए, म्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ, अब मान लीजिए आपने अपने यहाँ पर एक बंदा रखा हुआ है, और वो बंदा क्या करता है सर? वो कपड़े बनाता है, टेलर है वो। अब उसकी पूरे दिन की दिहाड़ी है 1000 रुपए, वो शाम को 1000 रुपए लेके ही जाएगा आपसे। अब आप उससे जबरदस्ती के कपड़े थोड़ी सिलवाओगे, जितने ऑर्डर आएंगे उतने तो सिलवाओगे। अब आपके पास ऑन एन एवरेज 4 सूट सिलने को रोज आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो? उससे 4 सूट रोज सिलवा लेते हो, तो आपकी कॉस्ट है 250 रुपए। लेकिन अगर मान लो किसी एक दिन, अब 250 रुपए तो कॉस्ट है उसकी बनाने की, प्लस उसमें बटन भी लगेंगे, धागा भी लगेगा, सिलाई भी लगेगी, वो वाली कॉस्ट हम मान लेते हैं 100 रुपए। मैं इसको लिखित में समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक टेलर है, आपने एक टेलर रखा हुआ है अपने यहाँ, उससे हम लेबर बोल रहे हैं 1000 रुपीज पर डे पे, और उसकी कैपेसिटी है 6 पीस पर डे, तो 6 पीस पर डे सिल सकता है। अब अगर मान लीजिए आपके पास 4 पीस का ऑर्डर आए, और मान लीजिए कि मटेरियल लग जाता है आपका पर सूट 100 रुपए का। अगर आपको 4 सूट सिलने हैं, तो आपकी कॉस्ट कैसे आती है भाई? टेलर 1000 रुपए पूरे लेगा, प्लस 4 सूट में 100 रुपए का मटेरियल लग जाएगा, 1400 आएगी। लेकिन अगर आपके पास 5 सूट आ जाएं, उसकी कॉस्ट क्या आएगी? टेलर तो 1000 ही लेगा,
प्लस 5 इंटू 100, बटन वगैरह तो लगेंगे इसमें भी, तो 1500 रुपए। डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए। डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए। यानी कि अगर हम 4 सूट की बात कर रहे थे तो 1400 डिवाइड बाई 4 कर दो तो 350 की कॉस्ट आ रही, लेकिन एक सूट एक्स्ट्रा सिलने की कॉस्ट सिर्फ 100 रुपए है। ऐसे ही 6 सूट की अगर हम बात करें तो टेलर तो 1000 रुपए लेगा, 6 इंटू 100 1600। डिफरेंस कितना आया? 100 रुपए। यानी कि अगर मैं 5वें सूट की मार्जिनल कॉस्ट बोलूं तो 100 रुपए, 6ठे सूट की मार्जिनल कॉस्ट बोलूं तो 100 रुपए, लेकिन अगर 7वें सूट की बात करूं तो टेलर कहेगा भाई मैं तो एक दिन में 6 ही सिल सकता हूं, इसके लिए हमें एक टेलर और बिठाना पड़ेगा। अब टेलर का खर्चा हो जाएगा 2000 प्लस 7 इंटू 100, ये 2700 हो जाएगा। यहां पर मार्जिनल कॉस्ट होगी 1100 रुपए। ठीक, तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एक और यूनिट बनाने या खरीदने में हमारी कॉस्ट क्या है, और ये फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। n यूनिट की कॉस्ट और n में एक कम यूनिट की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। किसको मेरा ये वाला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया अभी? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। भाई कितनी यूनिट की निकालनी है वो क्वेश्चन में गिवन होगा ना। मान लो उसने कहा 51 यूनिट की बताओ, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 51 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 51 यूनिट। जोन सी यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो उसमें से पिछले वाली को लेस कर दो। क्लियर? किसी को भी कोई क्वेरी बोलिए दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा से क्लियर करना। देखिए मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है 51 यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट अगर चाहिए तो टोटल कॉस्ट ऑफ 51 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 50, बस ये मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, यही मैंने लिखवाया। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट समझ में आ गया। एक और मैम आपने क्वेश्चन पूछा सर आपको अच्छे समझ में आ गया, कोई लिखा भी है कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट वन मोर यूनिट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो इस हाँ सर, इसीलिए मैं क्वेश्चन बना बना के कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो इनमें से निकल आएगी, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं पढ़ाएंगे लेकिन क्वेश्चंस में कवर हो जाएगी। और कोई क्वेरी हो तो बोलिए। और किसी की कोई क्वेरी? नहीं सर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था सर, ये मार्जिनल कॉस्ट है। चलिए अब अपन चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, पेज नंबर 13113। मॉनेटरी पॉलिसी 2 दिन बाद है 6 तारीख को। क्या होता है ये समझ लीजिए आज, और फिर 6 तारीख को इसका एनालिसिस करके मुझे बताइएगा कि हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट पूरा का पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ, 2 दिन बाद आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट है पहले समझ लीजिए। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी उसे बोलते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच द सेंट्रल बैंक का मतलब होता है आरबीआई इंडिया में, और अमेरिका में बोलते हैं फेडरल रिजर्व, कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। अरे म्यूट कीजिए जिसकी आवाज आ रही है सर। ये एक पॉलिसी बनाता है जिससे मनी की सप्लाई की, मार्केट में अगर मनी ज्यादा हो तो खींच लेगा, अगर मार्केट में मनी कम हो तो दे देगा। कैसे देगा और कैसे छीनेगा वो बताऊंगा। एक तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हो तो कम कर देगा, कम हो तो ज्यादा कर देगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मनी अगर मार्केट में कम होगी तो क्रेडिट ज्यादा कर देगा, मनी अगर मार्केट में ज्यादा होगी तो क्रेडिट को कम कर देगा। क्रेडिट मतलब लोन, कि बैंक लोन कितना दे सकता है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी 3 चीजें करता है। क्या? मनी सप्लाई, दूसरा इंटरेस्ट रेट, और तीसरा क्रेडिट। ये 3 चीजों से ही ये बनी है मॉनेटरी पॉलिसी। इन 3 चीजों को ही एडजस्ट करता है आरबीआई, और ये उससे उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे, एक ग्रोथ कंट्रोल में रहे,
और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहे। तीन चीजें, ये तीन चीजों को एडजस्ट करके वो तीन चीजें चाहता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक तो कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को, एक करता है ग्रोथ को कंट्रोल, ग्रोथ अच्छी रहे हमारी इंडिया की, और तीसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गरीब आदमी ज्यादा गरीब और अमीर आदमी ज्यादा अमीर ना हो जाए, मतलब इनके बीच का डिफरेंस कम रहे। तो चलिए मेरे साथ एक बार रिवाइज करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए हम तीन कदम उठा सकते हैं। पहला मनी सप्लाई, दूसरा इंटरेस्ट रेट, एंड तीसरा क्रेडिट अवेलेबिलिटी। फिर से म्यूट अनम्यूट करके मेरे साथ बोलिए। पहला मनी सप्लाई, अभी मैं जो बोलूंगा उसका आंसर देना। बताइए, पहला एक बार फिर से, फर्स्ट मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और इस ये तीन काम करने से क्या होगा? फर्स्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल, सेकंड ग्रोथ ग्रोथ कंट्रोल, थर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फिर से फर्स्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल इन्फ्लेशन कंट्रोल, Inflation control. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ठीक, म्यूट योरसेल्फ। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में से। आएगा, ये सीलो तो याद करवाया चिलवा के, ये क्वेश्चन आएगा। दो चीज जो मैंने याद कराई है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कर सकता है और उसके आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के क्या फायदे, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो तीन बातें मैंने क्या कर सकता है वो बताई, और तीन ऑब्जेक्टिव उसके क्या है, किस लिए करता है सबका वो बताया, और ये पेपर में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए चिलवाया इतना बार, वरना तो कुछ भी नहीं चिलवाता इतना बार। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जरा डिटेल में समझते हैं। सर पहला होता है कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगी अभी देखते हैं। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय रेगुलेटिंग मनी सप्लाई। देखो, अगर मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया, चीजें अपने हिसाब से लिख लेना अपने पास। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई तो आपके हाथ में जब पैसा ज्यादा आता है तो आप खर्च भी ज्यादा ही करते हो, और जब खर्च ज्यादा करते हो तो उससे क्या होती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी हो तो वो मार्केट में से मनी सप्लाई कम कर देगा। कैसे करेगा वो आगे समझाएंगे। आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को कम कर देगा, और जब उसे इन्फ्लेशन लग रही है कि कंट्रोल में है और ग्रोथ बढ़ानी है, तो ग्रोथ तब बढ़ती है जब आप ज्यादा खर्चा करते हो। तो फिर वो क्या करता है, मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और साथ में ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो दोनों चीजें एक दूसरे, अगर मान लीजिए पैसा मार्केट में ज्यादा होगा तो उससे क्या होगी, ग्रोथ बढ़ेगी, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। लेकिन अगर पैसा मार्केट में कम कर दिया तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी लेकिन ग्रोथ रुक जाएगी। तो आरबीआई को कुछ ऐसे स्टेप उठाना पड़ता है कि ग्रोथ पे भी ज्यादा फर्क ना पड़े और इन्फ्लेशन पे भी। कंट्रोल करके रखना पड़ता है मनी मार्केट को, कि अगर मार्केट में मनी ज्यादा हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और अगर मनी कम हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो बिल्कुल बीच में रखना पड़ता है मनी की सप्लाई को, जिससे कि ग्रोथ भी ना रुके और इन्फ्लेशन भी बढ़ी रहे। समझ में आया यहाँ तक सबको? कोई क्वेरी तो नहीं है ना किसी की? नो सर। पेपर में क्या है ना? पेपर में सर मैं ये पूछना चाहता हूँ बोलिए सरोज जी। कि जब अमेरिका की जो ग्रोथ है वो इतनी कम है तो वो इसको मैनेज करके ग्रोथ बढ़ाते क्यों नहीं है सर? म्यूट कीजिए। दोनों चीजें बताइए ना। अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, अमेरिका की इन्फ्लेशन है ज्यादा और ग्रोथ है कम इस टाइम पर। अब मुझे बताइए क्या करें, मनी का सप्लाई बढ़ाएं कि घटाएं, क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट घटाना चाहिए सर थोड़ा। अगर इंटरेस्ट रेट घटा देंगे तो इंटरेस्ट रेट घटाने से मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, और वैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रही। अब अगर इंटरेस्ट रेट घटा दे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी ना। इंटरेस्ट घटाने से लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा पैसा आने से, इसलिए पावल कम नहीं कर रहा है सर। इसलिए तो नहीं कर रहा है, जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आएगी मैं कम नहीं करूंगा रेट। और वो सही कह रहा है, अगर उसने और ज्यादा रेट कम कर दिया तो उनकी इन्फ्लेशन हाथ से बाहर निकल जाएगी, ग्रोथ तो फिर भी रुक जाएगी। अगर इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो ग्रोथ बंद हो जाती है बिल्कुल देश की। तो इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन में नहीं बढ़ानी होती कि ग्रोथ ही खत्म हो जाए, फिर भी ग्रोथ खत्म हो जाएगी। तो जेरोम पावेल का डिसीजन बिल्कुल ठीक है और ट्रम्प के डिसीजन बिल्कुल गलत है।
ट्रम्प उसे कह रहा है घटा घटा घटा, वो घटा देगा ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। तो ट्रम्प को हटा देना चाहिए वरना अमेरिका सही में बर्बाद हो जाएगा। सर ये इसी वाले सिनेरियो में जो पॉवेल का कहना है कि आप पहले इन्फ्लेशन कम करो, उसके बाद मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूंगा। पावेल तो सही कह रहा है, जेरोम अब पावेल गवर्नमेंट नहीं, इज राइट, टेक्निकली इज राइट। अब गवर्नमेंट के पास इन्फ्लेशन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, ये बताइए सर। अच्छा, तो मतलब अमेरिका वालों के सजेशन मेरे से लोगे? सर आप आप तो इकोनॉमिस्ट हो ना सर। चलो आप दिमाग लगाओ, क्या कर सकती है गवर्नमेंट? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। अरे यार, क्या क्या कर सकते टाइम ज्यादा लग जाएगा, डिस्कशन नहीं चाहिए। मैं 2 पॉइंट बता देता हूँ। आप ही बता दीजिए। गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन कम करने के एक ही तरीका है। इन्फ्लेशन कम करने का तरीका ये है, या तो टैक्सेस कम कर दे गवर्नमेंट, टैक्सेस कम कर देगी तो इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी, चीजें सस्ती हो जाएंगी। लेकिन उसकी वजह से गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ जाएगा, और वैसे इस टाइम अपना ट्रम्प परेशान है, उसे तो इंटरेस्ट स्वैप बचाने हैं, उसको तो पैसे की वैसी कमी है। तो यूएस बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5 साल में यूएस की इकोनॉमी डगमगा जाएगी, और उसकी वजह से शेयर मार्केट में एक दबाव आ सकता है। उस दिन के लिए पैसे बचा के रखो। जिस दिन यूएस की इकोनॉमी डगमगाएगी ना, तो 6 महीने 5 महीने के लिए मार्केट टूटेगी, 2-3 महीने के लिए 5 महीने के लिए टूट जाएगी मार्केट, 20-25% गिर सकती है आने वाले 5 साल में। जिस दिन भी गिरेगी उस दिन के लिए पैसा बचा के रखो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपना पैसा डेट में डालो, उस दिन वो पैसा डेट में से निकाल के इक्विटी में डाल लेना, और वो अमेरिका की वजह से टूटेगी, क्योंकि ट्रम्प के डिसीजन बिल्कुल गलत है और वो डूबेगा, और वो इंटरेस्ट स्वैप को कम रेट पर नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो इंटरेस्ट स्वैप करने का टाइम आएगा, उस टाइम इंटरेस्ट जीरो नहीं हो पाएगा, उल्टा इंटरेस्ट बढ़ ना जाए, और अगर बढ़ गया तो उसे इंटरेस्ट स्वैप बड़े हुए रेटों पे करना पड़ेगा, उसकी वजह से भी डेट का रेट बढ़ेगा। हर तरह से सर तो अगर डेट खरीद लिया और कल को ट्रम्प चेंज हो जाए तो फिर तो कहानी उल्टी हो जाएगी सर। थोड़ी इलेक्शन से पहले थोड़ी चेंज हो जाएगा, वहां पर थोड़ी बीच में सरकार गिरती है, वो इंडिया में गिरती है जोड़ तोड़ की सरकार, अमेरिका में थोड़ी जोड़ तोड़ की सरकार है। अभी ट्रम्प के बहुत दिन, अभी कहीं नहीं जा रहा वो, उसके लिए जो बड़े बड़े फाइनेंसर है वो तो सब टूटते जा रहे हैं सर। जा रहे हैं। एप्पल टूट गया और वो एलन मस्क टूट गया। बिल्कुल वो टूट रहे हैं, वो तो बिजनेसमैन है ना, उसे नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, जो डोनेशन देते फंडर तो वही है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इकोनॉमी तो वही मैनेज कर रहे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक बड़ा प्रपोर्शन है। ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई जीतने के आसार जिसके होते हैं उनके साथ रहते हैं। अब ट्रम्प के हारने के आसार हैं, इसलिए ट्रम्प को छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी से जुड़ रहे हैं। ट्रम्प के हारने के ही आसार है, उल्टे सीधे काम कर रहा है। मेरे ऐसे बंदे को जो कुछ है ही नहीं, उसे समझ में आ रहा है ट्रम्प गलत कर रहा है, तो क्या अमेरिका वालों को नहीं समझ में आ रहा होगा? सारे डिसीजन सर ज्योतिष वाले भी बोल रहे हैं कि यूएसए में या पूरे विश्व में बैंकिंग में क्राइसिस आ सकती है। ज्योतिष तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बैंकिंग में क्राइसिस आ सकता है, और उसका रीजन इंटरेस्ट स्वैप ही बनेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कैसे भी करके नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी कंट्रोल नहीं हो रही इन्फ्लेशन, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी तो इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे नहीं, और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे नहीं गए तो क्राइसिस आएगा उनके ऊपर, क्योंकि वो इतना ज्यादा ब्याज, उनके ऊपर इतना ज्यादा लोन है, उनकी इकोनॉमी की जीडीपी से ज्यादा उनके ऊपर लोन है अमेरिका के ऊपर, और अगर उस लोन को उन्होंने 4% पे कर दिया ना रिन्यू, तो वो जैसे अभी इंडिया और छोटे देश परेशान है ना ब्याज दे देंगे, अब अमेरिका अपने ही जाल में फंस जाएगा, अपने आप को ही ब्याज देगा, है ना, तो अमेरिका फंस जाएगा अपने ही चक्रव्यूह में, अभी तक सारे देश पर। सर वो बेसिकली टोटल जीडीपी के कितना परसेंट का लोन होगा, मतलब जिस लोन की हम बात कर रहे हैं? 180% होगा। 180% जीडीपी का? 0% पे होता था ना, ब्याज थोड़ी देना है। नहीं करेक्ट, 0% पे होता था, मतलब ऑलमोस्ट डबल है। हेलो बोलिए। मतलब जीडीपी का डबल है ऑलमोस्ट, 1.5 गुना तो हो गई, बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ा है भैया। 4% भी ब्याज देना पड़ गया तो ये समझ कर चलो जीडीपी ग्रोथ नहीं करेगी, उनकी डिफ्लेट हो जाएगी, कम हो जाएगी। 2% भी देगा तो भी बहुत है सर, बहुत ज्यादा हो गया, मतलब जीडीपी का डबल है करीब। 10% भी देना पड़ गया, उसके बस का देना नहीं है, उन्हें ब्याज देना आता ही नहीं है, उन्हें वो कैलकुलेशन। इंडिया में हर तरह का एनालिस्ट मिल जाएगा आपको, क्योंकि हम ब्याज भी देते हैं, हमें सब चीज कैलकुलेट करनी होती है, उन्हें ब्याज तो पता ही नहीं ना, उन्हें तो ये पता है 100 लगा 120 मिले तो प्रॉफिट है, हमें ये भी पता है 100 लगा के 120 भी मिल गए, लेकिन टाइम कम में नहीं मिले, ज्यादा टाइम में मिले तो ब्याज में चला जाएगा सारा पैसा। ब्याज की कैलकुलेशन अमेरिका वालों को आती ही नहीं है, उनको जो अर्थशास्त्री जेरोम पावेल को नहीं आती ब्याज की कैलकुलेशन, और कोई तो क्या करेगा, वही बेचारा पागल हुआ फिर रहा है, क्या करूंगा। जब वहाँ पे इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतने
अरे भैया तो वहां पर आप सबसे पहले तो ये समझो पढ़े लिखे लोग इंडिया में हैं, अमेरिका में नहीं। यस, राइट। इसीलिए तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया था ना पहले। इंडिया चलाता है। अमेरिका तो पूरा ब्रेन ड्रेन है सर, जब वो उन्हीं को पैसे देने आते हैं, तो दिमाग कुछ नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वो कहते हैं भैया पैसे हमसे ले लो, पैसे हैं हमारे पास, हफ्ते में 3 दिन राइट। करते हैं, वो 3 दिन काम करते हैं। तो सारा काम हम ही करते हैं। हाँ, तो हम ही लोग करते हैं। इंडियंस को बुलाते हैं अपने यहाँ नौकरी पे पैसे दे दे के, और 7 के 7 दिन में से 5 दिन काम कराते हैं, अपने आप 3 दिन करते हैं, हमसे 5 दिन कराते हैं, और 2 दिन छुट्टी देते हैं हम लोगों को। तो अमेरिका तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अगर इंडियन वहां जाते हैं ना, तो जिसमें थोड़ा भी दिमाग होता है जाते ही सीधे करोड़पति बन जाते हैं। अमेरिका में जाके कमाना बहुत ईजी है अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बिना पैसे के तो कोई काम है ही नहीं। नौकरी करके तो आप वहां कभी अमीर बनोगे नहीं, लेकिन अगर आप अमेरिका जाके बिजनेस करोगे तो बड़ा आसान है पैसा कमाना, बहुत मोटे मार्जिन है वहां पे। हमारे इंडिया वाले 20-20 रुपए पे आइटम बेच देते हैं, वहां थोड़ी 20 रुपए बिक रहा है, वहां तो 20% पे बिकता है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आज रामदेव अग्रवाल ने बोला कि भैया मार्केट 2010 साल में, मतलब नेक्स्ट 10 इयर्स में 3 लाख आ जाएगा सेंसेक्स, और 5 साल में 1.5 लाख आ जाएगा। तो मेरे आपसे 2 सवाल है कि अगले 5 साल में मार्केट कहाँ जा सकता है? 1.5 लाख। 1.5 लाख मतलब मैं फंड कोई भी म्यूचुअल फंड लूं या कुछ भी लूं तो कम से कम 40-50% तो बढ़ जाएगा 5 साल में 2 गुना। 1.5 लाख गुना। सेंसेक्स बोल रहे हैं कि निफ्टी बोल रहे हैं सर? सेंसेक्स। और उसके बाद में मान लीजिए कोई क्राइसिस आई, 20-25% गिर भी गया, तो भी मैं इक्विटी में तो फिर प्रॉफिट में ही हूँ सर। तो मैं कब मना कर रहा हूँ इक्विटी में पैसा लगाने को? मैं तो कह रहा हूँ लगाओ, कि 4-5 साल बाद अगर 20-25% गिर भी गया तो भी आप 50% के प्रॉफिट में तो रह जाओगे, वहां पर और लगा देना। तो आधा पैसा डेप्ट में लगा दें, आधा इक्विटी में लगा दें यही सर। तो बोल रहा हूँ कि अपना आधा पैसा डेट में रखो और गोल्ड में मिला के रखो, और 50% इक्विटी में रखो, और जब जिस दिन आपको लगे कि मेरा जो है इक्विटी गिर गया है, तो गोल्ड और डेट में जिसकी वैल्यू ज्यादा हो उसको बेच के इक्विटी में शिफ्ट कर देना। सर अब गोल्ड में उतना अप्रिसिएशन आएगा नहीं, ऐसा कह रहे हैं लोग। गोल्ड हिसाब से आएगा, मतलब धीरे आएगा। एप्रिसिएशन बहुत आएगा, गोल्ड तो बढ़ता ही रहेगा। गोल्ड इक्विटी की तरह ट्रेड करेगा। मैं अगले 5 साल में डबल मानकर चल रहा हूँ गोल्ड में, 2 लाख मानकर चल रहा हूँ अगले 5 साल में। तो सर फिर तो आम आदमी जो है शादी ब्याह के लिए तो फिर कुछ खरीद ही नहीं पाएगा सर। 2 लाख हो गए तो एक गरीब आदमी कैसे खरीदेगा सर? अरे 5 साल में जो लेबर की 600 रुपए है ना, वो भी 1500 हो जाएगी। जो लेबर 600 रुपए में कर रहा है ना पर डे, वो दिहाड़ी 1500 हो जाएगी 5 साल बाद, तो गोल्ड भी खरीद लेगा। क्लियर सूर्यवंशी जी? टेंशन में तो नहीं है सूर्यवंशी जी आप गोल्ड के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेबर तो भी डबल हो जाएगी 5 साल में। आज से 5 साल पहले लेबर क्या थी? 100 रुपए थी सर। 300 मान लो, आज 600 है। हाँ सर। आज से 5 साल पहले आप अपने लड़का रखते थे, कितने मिलता था? 3-4 हजार में। आज मिल जाएगा 8-10 हजार। नहीं सर। फिर हर चीज डबल हो जाती है 5 साल में, तो गोल्ड डबल हो गया, इक्विटी डबल हो जाएगी तो क्या हो गया? 5 साल में डबल छोटी रिटर्न है, ज्यादा नहीं होती है। 5 साल में डबल मतलब आपने सिर्फ 12% कमाया, 12 से 15% के बीच में, तो 5 साल में डबल हो जाता है 15 से। तो कोई ज्यादा नहीं होता है 5 साल में डबल। इक्विटी 5 साल में डबल से भी ज्यादा हो सकती है। मैं डबल तो कुछ छोटा टारगेट दे रहा हूँ। चलिए, आप लोगों का एक क्वेश्चन था, उसमें छोटी सी और आगे बढ़ूंगा, नहीं भी समझ में आएगा तो भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन ये था सर, अमेरिका के पास क्या ऑप्शंस हैं अपने आप को स्टेबल करने के, और वहां पर ग्रोथ बढ़ जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए उसके। देखो वो फंसा हुआ है अमेरिका, और जो ट्रम्प गलत सलत डिसीजन ले रहा है तो होने ही नहीं चाहिए। अमेरिका को हल्का सा टैक्स बढ़ाना चाहिए था, एकदम से 10 का 30 नहीं कर सकते। उसे ये करना चाहिए था कि 10 का 15 कर दिया कुछ आइटम्स पे। उससे क्या होता कि उसके एक्सपोर्ट थोड़े कम हो जाते, और उसका अगर वो एक्सपोर्ट होते भी तो उसका टैक्सेशन बढ़ जाता। और टैक्सेशन उन चीजों पे एक्सपोर्ट पे बढ़ा के, मतलब अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट पे टैक्स बढ़ा देता और एक्सपोर्ट पे थोड़ा कम कर देता, तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते, इंपोर्ट थोड़े कम हो जाते, तो कहीं ना कहीं उसके पास स्टेबिलिटी आ जाती और उस पैसे से उसकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होती।
फिर जो अपने और टैक्सेस है जो अपने लोकल बंदों पे लगते हैं उन्हें भी कम कर सकता था, वहां से भी इन्फ्लेशन कम होती, थोड़ी बहुत सब्सिडी बढ़ा सकता था, वहां से भी इन्फ्लेशन कम होती। मार्केट में पैसा ज्यादा नहीं डालना है, कोई लोन वगैरह नहीं लेने हैं ना देने हैं। ये करने से मार्केट में पैसे की शॉर्टेज होगी, लेकिन क्योंकि उतनी हिसाब से उसने भी टैक्सेस भी कम कर देता तो वो शॉर्टेज लोगों पे ना पड़ती। तो हो सकता है धीरे 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 और एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाता है, इम्पोर्ट कम होने से थोड़ी जॉब बनती। जॉब अगर उसके अमेरिका के बंदों को मिलेगी तो धीरे धीरे 1-1.5 साल 2 साल लगेगा, लेकिन 2 साल में वहां जॉब्स भी आ जाएंगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी, और वो 2 साल बाद अपने इन्फ्लेशन की जो डेट है अपने उनको स्वैप भी कर पाएगा, इंटरेस्ट रेट कम आ जाएगा। लेकिन वो दिक्कत ये है कि वो 2 साल की 3 साल की सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ रिस्क ये है कि स्वैप बहुत जल्दी आने वाले, 1-1.5 साल बचा है। इस वजह से वो चाह रहा है बस जादू हो जाए, आज रात को सब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए और मेरा इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाए, इसलिए वो उठपटांग हरकतें कर रहा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। अगर कुछ हो जाए तो चलो फिर ठीक है, उसकी सारी गलतियां माफ, लेकिन इतने सारे उल्टे सीधे काम करने के बाद भी हुआ कुछ नहीं। आज भी उसके जो रेट है, इंटरेस्ट रेट आज ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे, यील्ड बढ़ती ही जा रही है। तो इसका सोल्यूशन अगर किसी के पास होता तो अब तक हो जाता, कोई जेरोम पॉवेल पागल नहीं है, लेकिन कोई सोल्यूशन है ही नहीं, एकदम से जादू होने वाला कोई सोल्यूशन नहीं है। टाइम लगेगा, 1-1.5 साल में हो सकता है तरीके से चले तो, लेकिन टर्म तरीके से चल नहीं रहा है मेरे हिसाब से, और इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आगे बढ़ते हैं। सर यदि वहां पर बढ़ रही है सर यील्ड, तो वहां के जो इन्वेस्टर है फिर वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे बॉन्ड में, यदि यील्ड बढ़ रही है तो। हाँ नहीं, उन्हें रिस्क है ना, यील्ड कभी भी घट सकती है। इंडिया में तो नॉर्मल यील्ड ही 7-8% है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इमर्जिंग कंट्री में करते हैं, 7% मिल जाएगा, वहां पर 4% मिल रहा है ना, तो 7% पे टैक्स वगैरह कटने के बाद भी 4 से ज्यादा है वहां के। और यहाँ की तो कन्फर्म है हमेशा 7 मिलती रहेगी, वहां की 4 के 2 होने पे और 3 होने में कोई फर्क नहीं पड़ता कब आ जाए, और 4 की अगर 5 हो गई जिस तरह से, तो मतलब वहां थोड़ा सा रिस्क है, तो वहां पर भी कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो यहाँ पर कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो पहला ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का, दूसरा प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, और अपनी ग्रोथ को बचाए रखने का दूसरा ऑब्जेक्टिव है फैसिलिटेट द इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, कि अपने देश में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, अपने देश में प्रोडक्शन ज्यादा हो, इससे ग्रोथ बढ़ती है, अपने देश में नौकरियां मिले, अपने देश की ग्रोथ हो, अपने देश की जीडीपी बढ़े, वो तब होगा जब अपने देश में बनाएंगे। रेगुलेट लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कम या ज्यादा ना हो मार्केट में। मैनेज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड मनी इन द इकोनॉमी, एक तो मार्केट में जितने लोन की जरूरत है वो दे दूं, और जितने पैसे की जरूरत है वो भी ज्यादा या कम ना हो। मेंटेन एक्सचेंज रेट, चौथा ऑब्जेक्टिव आ गया, अभी मैंने ऊपर 3 बताए थे, अब चौथा और पांचवा भी याद कर लीजिए। फोर्थ है मेंटेन एक्सचेंज रेट, अपनी देश की करेंसी को भी स्टेबलाइज करना होता है, वो इतनी ज्यादा ना गिर जाए कि फिर हम एक्सपोर्ट ही ना कर पाए, और वो इतनी ज्यादा ना महंगी हो जाए कि हम इंपोर्ट ना कर पाए। तो हमें अपनी एक्सचेंज रेट को भी स्टेबलाइज रखना है, मतलब अगर डॉलर का रेट 80 है तो 80 रहे, ना 100 जाए ना 70 जाए। अगर अपने रुपीस का रेट कुछ आ गया है तो वो उतना ही रहे, बस ना ऊपर जाए ना नीचे, स्टेबलाइज करके रखना होता है। तो इस चीज के लिए भी आरबीआई जिम्मेदार होता है, अगर रेट ज्यादा हो जाए तो बेच देता है, रेट कम हो जाए तो खरीद लेता है, जिससे कि रेट वहीं रहे। और अनकरेज एम्प्लॉयमेंट, और सर इन सब चीजों के पीछे 5वां रीजन होता है एम्प्लॉयमेंट को अनकरेज करना, इनडायरेक्टली प्रमोट जॉब क्रिएशन बाय स्टिमुलेटिंग इन्वेस्टमेंट। अब उसके 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसमें से 3 तो इंपॉर्टेंट जो मैंने याद करवाए थे, क्या? इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके अलावा फोर्थ आ गया एक्सचेंज रेट, और फिफ्थ हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो 5 याद हो जाएंगे आराम से। तो मेरे साथ बोलिए, पांचों एक बार बोलिए, अपने आप ही बोलिए। पहला इन्फ्लेशन, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रोथ कंट्रोल ग्रोथ control inflation, regulate liquidity, encourage employment. म्यूट कीजिए एक बार, प्लीज सब म्यूट। तो
आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी इन 5 चीजों के लिए करता है। चलो करता कैसे है वो समझते हैं। करता कैसे है वही करने वाला है वो परसों। परसों क्या होने वाला है वो भी बताऊंगा, और क्या होने से क्या फायदा और क्या नुकसान और मार्केट पे उसका क्या फर्क पड़ता है वो भी थोड़ा सा आज और कल में डिस्कस करेंगे। अब 2 दिन हमें यही डिस्कस करना है, परसों तो रिजल्ट आ जाएगा। जो हम आज और कल पढ़ेंगे वो परसों आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो ये हुआ तो मार्केट पे ये असर पड़ा, ये हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जो हम बताएंगे वही होने वाला है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो अच्छा हुआ कि ये लेसन के 2 दिन बाद ही आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। सर ये अभी एटीएम से 500 का नोट जो बंद हुआ है दैट इज समवेयर रिलेटेड विद मॉनेटरी पॉलिसी। बंद नहीं हुआ सर, नहीं तो वो उठा रहा है नोट वापस ले रहे। नहीं वो मॉनेटरी पॉलिसी से लिंक है। सर can I interrupt सर। आई एम द कैश काउंटिंग मशीन और लोग अभी नई करेंसी लाए हैं जिसके अंदर आपका क्यूआर स्कैन रहेगा यूरो प्रिंटिंग का। नकली नोट 37% बढ़ गई है, तो 31 दिसंबर 2025 तक आपको सब नोट बैंक में जमा करना है ऐसा करके। तो अभी एटीएम का कैलिब्रेशन चल रहा है सॉफ्टवेयर का। सेकेंड वीक ऑफ जून में आपको नई नोट मिलेगी 500 की, उसके बाद धीरे धीरे 500 की नोट निकल जाएगी। और उनका और एक आइडिया कि एटीएम से सिर्फ 100 और 200 की नोट निकले, 500 की नोट ना निकले, वो भी उनका प्लान है सर। तो मतलब गवर्नमेंट का रीजन नोट कम करने का ये नहीं है कि वो मार्केट से गायब करना चाहते हैं। उनका रीजन ये है कि वो पुराने नोट आपसे लेके आपको नए नोट दे देंगे, जिससे कि जो नकली करेंसी मार्केट में आ गई है वो खत्म हो जाए। तो नए नोट आपको दे देंगे फिर से, और इसकी बार जो नोट आएगा वो थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी वाला आएगा उस टाइम पर। तो जल्दी जल्दी में नोटबंदी में तो यूरो प्रिंटिंग करता है सर नोट के पीछे, वो क्यूआर स्कैन होगा सर, ताकि कोई डुप्लीकेट नोट ना बना सके सर। ओके, मैं 15 साल से कैश काउंटिंग मशीन में हूँ सर। बहुत ही बढ़िया। तो वो क्या सारे जब भी नोट लेंगे तो उसको अब स्कैन ये कर ले पता लगे। इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू वेरी मच। हम तो डर रहे थे 500 के नोट खत्म हो जाएंगे तो हम कैसे करेंगे। चलो लेकिन टेंशन थोड़ी कम हुई है। 500 के नोट खत्म होने के बाद नए वाले मैं वो लिंक आपके ग्रुप में भेजता हूँ, वो लिंक जो मेरे पास आरबीआई का ग्रुप में भेजता हूँ आपके। चलिए तो सर थोड़ा सा टाइम कम है। जो परसों मॉनेटरी पॉलिसी में होने वाला है उसका इंडिकेशन आज मार्केट पे दिए ना सर। सर परसों मॉनेटरी पॉलिसी है, आज और कल थोड़ा सा पढ़ लो तो परसों वाली चीज समझ में आएगी। अगर मैंने परसों होने के बाद समझाया तो आपको ऐसा लगेगा सर अब तो हो गया, आप बता रहे हो। नहीं, मैं ये बोल रहा सर, वो जो परसों होने वाला है उसका थोड़ा इंडिकेशन दिया है ना आज मार्केट में, आप ओके थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि आज एफआईआई और डीआईआई दोनों ने बाइंग की है, तो वो भी समझ कर बैठे हुए हैं कि 50% रेट कट हो सकता है। ठंडा है। तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ये क्रेडिट पॉलिसी आज और कल में खत्म करानी, जिससे परसों आपको समझ में आए। देखो मैं आपको आज और कल पॉलिसीज बहते हुए कुछ बातें बताऊंगा और वो परसों होंगी। तो अगर मैंने आज और कल में बताया परसों वो हुई तो आप मान लोगे कि भैया सर ने बताई थी और देखो हो गई है। लेकिन जब वही बातें परसों होने के बाद में पढ़ाऊंगा ना तो आप कहोगे अच्छा पहले देख लिया क्या हुआ, फिर वही पढ़ा रहे हो। फिर आपको ना वो वाली वैल्यू नहीं लगेगी मेरी नॉलेज की जो मैं पहले बता कर दे सकता हूँ। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको और आप चेक कर लेना परसों क्या हुआ। आपके फायदे की बात करो, लेट मत करो। लेट करोगे तो कंसेप्ट रह जाएगा। फिर 6 तारीख को पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहोगे तो सब हो ही गया, अब तो पता लग ही गया। फिर आप क्लैरिफाई नहीं कर पाओगे कि जो मैं पढ़ा रहा था ऐसा ही हुआ कि नहीं। आपको ऐसा लगेगा अपने मन में कि जो हुआ वो मैंने पढ़ा दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊं पहले फिर वही हो और आप क्लैरिफाई कर लो उसे कि हाँ सच में जो नॉलेज हम ले रहे हैं इसका फायदा है कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कुछ चीजें। तो प्रिडिक्ट करनी है तो 2 दिन में पढ़ लो, इधर उधर की बात मत करो। ये कंसेप्ट खत्म होने दो, पढ़ते हैं जी, टाइम नहीं लगाएंगे। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखिए हमें समझ में आ गया सर 5 काम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी में करना क्या होता है, तो ये आरबीआई को डिसाइड करना है मुझे कौन से वाली मॉनेटरी पॉलिसी लेनी है। जब उसका जो मन होता है कि मुझे ग्रोथ पे फोकस करना है तो वो अलग टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी लगा देता है, मतलब अलग टाइप के डिसीजन लेता है। जब उसे लगता है कि मुझे इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो अलग टाइप के। अब ये चीज पढ़ने के बाद आप मुझे बताना अमेरिका क्या कर सकता है। पहले आप ये पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इस बारे में डिस्कशन अमेरिका को क्या क्या करना चाहिए वो पढ़ेंगे हम 2 दिन बाद। अभी 2 दिन पहले इंडिया का पढ़ते हैं। पहली पॉलिसी है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब इस पॉलिसी में आपको ग्रोथ पे, एक्सपेंशनर करना, ग्रोथ पे फोकस रहता है। इस वाली पॉलिसी को आप तब करते हो जब आपको ग्रोथ बढ़ानी हो, है ना, मनी सप्लाई बढ़ानी हो। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई।
जब आपको लगे कि हमें मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ानी है जिससे ग्रोथ बढ़ जाए, तो आप ये सारे काम करते हो जो मैं बताने वाला हूँ। इसी को बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें सारे काम आप वो वाले करोगे जिससे मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, आप कैसे बढ़ेगा वो समझ लीजिए। पहला तरीका है डिक्रीजिंग रेपो रेट एंड रिजर्व रिवर्स रेपो रेट। ये होते क्या है पहले वो समझ लो। देखिए जी, पहला कंसेप्ट आ गया, चलो बताओ रेपो रेट किसको पता है क्या होता है? सर जिसमें बैंक को मिलता है, आरबीआई देता है जो। आपका कहना है कि आरबीआई जब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई से पैसा लेता है, तो वो रेट को बोलते हो। और कोई कुछ? ये लिख लीजिए अपने पास, रीपरचेज एग्रीमेंट बाय बैंक टू आरबीआई। रेपो रेट क्या होता है? सर बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसा लेता है। आरबीआई उसे किसी रेट पे, एक रेट पे पैसा देता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। आज के टाइम पर वो चल रहा है लगभग 6%। ये भी लिख लेना, पेपर में ये भी आ सकता है करंट अफेयर्स, कि आज के टाइम का जो आरबीआई का रेट है वो क्या चल रहा है। तो लगभग 6% चल रहा है, 5 में से 10 में से ऊपर नीचे होता रहता है। तो 9 अप्रैल 2025 को जो रेट हुआ था, 9 अप्रैल 2025 को रेपो रेट था 6%। अब आज अप्रैल के बाद अगली पॉलिसी अब आ रही है कल को, हर 3 महीने में आती है ना, तो अप्रैल के बाद मई जून, हर 2 महीने, हर महीने आती है सॉरी। तो आपकी 9 अप्रैल को रेपो रेट में बदलाव हुआ था। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। और ये जो पॉलिसी आ रही है मई वाली आ रही है जून में, तो अब कल को रेपो में देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। लेकिन अभी का जो रेट है वो 6% है, और रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट जिसपे बैंक को आरबीआई से पैसा मिलेगा। अब मुझे बताओ, अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा सर। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्यों? रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक को पहले रेपो रेट मिलता है 5% पे पैसा या 6% पे पैसा, वो मिल रहा है 5 पे। वो जो 1% बैंक के पास बढ़ जाएगा, और जब बैंक के पास पैसा बढ़ता है तो आपको ही तो देता है, वो मार्केट में ही तो दे देता है लोन। तो रेपो रेट कम करने से मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो मुझे बताओ, मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि क्या होगा? कम होगी सर, भाई बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा सर, बढ़ जाएगा, बढ़ेगी सर। बढ़ जाएगा सर। जैसे ही मार्केट में पैसा बढ़ेगा, खरीदारी बढ़ जाएगी। सोचे समझे खरीदना शुरू कर दोगे, और महंगे आइटम भी खरीद लोगे क्योंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया। तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है अगर मार्केट में पैसा बढ़ता है तो। और ग्रोथ बढ़ती है सर, ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। ग्रोथ भी बढ़ती है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आता है तो मनी की सर्कुलेशन बढ़ जाती है। मनी की सर्कुलेशन जितनी ज्यादा बढ़ेगी, ग्रोथ भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। रेपो रेट जो है ना, वो उल्टा चलता है किस किस से? ग्रोथ से, एक मनी सप्लाई से, रेट गिरेगा तो सब बढ़ेंगे, रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो सब गिर जाएंगे। किसी को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर डिमांड बढ़ेगी या घटेगी? आप बताओ, क्या बढ़ेगी। रेपो रेट की गिरने से? डिमांड बढ़ जाएगी। अरे रेपो रेट की गिरने से नहीं, रेपो मतलब पैसा जब मार्केट में ज्यादा आएगा खरीदारी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। बिल्कुल डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो फिर सप्लाई में थोड़ी कम होगा। उसी वजह से तो रेट बढ़ जाती है, उसी से तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। हाँ, चलिए, तो रेपो रेट सबको समझ में आ गया। अगला है रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, रिवर्स रेपो रेट किसको पता है वो बताओ। सर बैंक जो आरबीआई को देता है, हाँ? मतलब जिस रेट पर बैंक आरबीआई को देगा क्या देगा? पैसा, पैसा।
वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, आप मत होना। रेपो रेट वो जब बैंक उधार लेता है उसे रेपो रेट बोलते हैं, और जब बैंक उधार देता है आरबीआई, आप लोगों को नहीं, आरबीआई, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब ये जो उधार होता है ना, ये मंथ का या पर ईयर का इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, ये होता है डिस्काउंटिंग रेट। मतलब आरबीआई कहता है तुझे मेरे से 1 लाख रुपए चाहिए, हाँ ठीक है 5% काट के दूंगा, मतलब भाई अगर 1 लाख रुपए का उधार लेना तो 95,000 ही मिलेंगे बस। तो आरबीआई तुम्हारे को टैक्स अपना रेट काट के देता है, तो 5,000 काट के 95,000 आपको देगा, लेकिन बॉन्ड वो 1 लाख रुपए का होगा। तो जीरो कूपन बॉन्ड इशू करता है आरबीआई, और वो कहता है भैया मैं 95,000 दूंगा, 1 लाख रुपए का बॉन्ड दूंगा तुझसे। तो जो 5,000 काट लिए से बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। मुझे बताइए कि इसको रेपो रिवर्स रेपो रेट के बीच में कौन डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। आरबीआई सर क्यों बैंक से पैसा देता है? जब बैंक को वापस पैसा जाता है, बैंक ओपन होता तो सिर्फ सिक्योरिटी देता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिवर्स रेपो रेट है यूज होता है जब हमें लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया, तो आरबीआई आपको ना ऑफर देता है, भाई अगर किसी के पास फालतू पैसा ना हो तो फिर बैंक जो है उनके वो वाले बॉन्ड खरीद लेते हैं आरबीआई के कम रेट पे। मतलब जैसे बॉन्ड खरीद लेते हैं, तो खरीद लेते हैं मतलब बैंकों को पैसा देना पड़ता है, बैंकों के पास बॉन्ड आ जाता है, तो उससे क्या होता है बैंकों को फायदा हो जाता है ना। 1 लाख रुपए वाला बॉन्ड 95,000 में मिल जाता है, तो 5,000 रुपए का फायदा हो जाता है उतने दिन के लिए। लेकिन मार्केट में पैसा कम हो जाता है, फिर बैंकों से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। अब आरबीआई देगा पैसा उससे 2 साल बाद, जितने भी साल का बॉन्ड होगा, तो उतने साल के लिए मार्केट में से पैसा कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाती है। ये सारे काम आरबीआई करता है मॉनेटरी पॉलिसी में। वो कहता है भैया हम 5 लाख करोड़, ऐसे अभी थोड़े दिन पहले आपने एएमओ सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया आरबीआई ने, 5 लाख करोड़ के बॉन्ड 4 बार खरीदे मतलब मार्केट में पैसा डालने की वजह से तो ये मार्केट भाग रही है। पिछले 2 महीने में आरबीआई ने 55 लाख करोड़ के 4 बार डाल दिए, 4 बार खरीद लिए बैंक से। तो वो कौन से रेट में खरीद दोगे? रेपो रेट में। आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया है, 5 लाख करोड़ के बॉन्ड खरीदने का मतलब क्या है? बॉन्ड खरीद लिया और पैसा दे दिया बैंकों को, उसे बोलते हैं आरबीआई के जब पैसा कुल मिला के ये हो रहा है, इसका क्या कहाँ पे करता है? मैं एक धीरज जी बोलिए। जब वो आरबीआई पैसा लेता है तो वो उसको यूटिलाइज कहाँ पे करता है? क्या दोबारा बोलिए क्वेश्चन। जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है तो उनको बॉन्ड दे देता है, तो वो उसको यूटिलाइज कहाँ पे करता है? मैं इसका आंसर देता हूँ सर। नहीं, वो यूटिलाइज कहीं नहीं करता, उसके पास पैसा आ गया, उसे मार्केट में से करना तो उसने कर दिया, अपने अपने रिजर्व बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर। वो तो उसके वो मार्केट पॉलिसी है ना, मार्केट में पैसा ज्यादा है तो कम तो करेगा ना, यही तो पॉलिसी होती है, इसी को तो बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जो परसों आएगी, मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो चूस लेगा, मार्केट में पैसा कम होगा तो छोड़ देगा, दे देगा। और इस टाइम मार्केट में पैसे की कमी है, वो देगा। पिछले 2-6 महीने 8 महीने से दे रहा है और देगा। चलिए और किसी की क्वेरी, एक एक करके बोलेंगे, क्वेरी बोलिए। Sir, now RBI has given the money to bank now, previous 2 months. That is what you were saying. थोड़ा हमारा कनेक्शन इधर RBI has inject about 5 lakh crore in 4 times in last 3 months. Okay. So in last 3 months, RBI injected in the market 5,000 crore into 20,000 crores by the open market operation. Open market operation OMO क्या होता है? जब RBI मार्केट में जाके बॉन्ड खरीद लेता है, तो जो मार्केट में बॉन्ड ट्रेड हो रहा है उन्हें जाके खरीद लिया, तो उसे बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। कोई नया बॉन्ड इशू नहीं किया, जो पुराने बॉन्ड मार्केट में बिक रहे थे, जो आरबीआई ने अपने ही बेचे हुए थे, उन्हीं को वापस खरीद लिया। तो खरीदने से क्या हुआ कि वो जो बॉन्ड उसका बना था उसके अपने पास आ गया वापस, और पैसे चले गए मार्केट में। मार्केट में पैसे चले गए हैं तो इससे क्या हो गया, मार्केट में पैसा आ गया। मार्केट में पैसा आने से क्या हो गया, यहाँ पर ग्रोथ बढ़ गई हमारी, इसीलिए ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आई है, क्योंकि पिछले 6 महीने से आरबीआई पैसा दिया ही जा रहा है। रेपो रेट भी कम कर दिया, रिवर्स भी कम कर दिया, और बैंक रेट भी कम कर दिया, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत पैसे भी दे दिए। हर तरह से मतलब उन्होंने ग्रोथ पे फोकस कर लिया था, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई थी ना, तो फोकस करने के लिए मोदी जी ने कहा सारे पैसे डाल दो मार्केट में। रघुराम राजन मान नहीं रहा था, जेरेम पावल की तरह, तो उसे उठा के बाहर फेंक दिया और नया वाला लिया है उदित पटेल को, जो आया है। सर मार्केट तो बढ़ ही नहीं रहा है सर, मार्केट के लिए पॉजिटिव है सर। नहीं मगर
मार्केट तो बढ़ ही नहीं रहा है सर। बढ़ तो रहा है, लाइफ टाइम वहीं पे आ गया, और कितना बढ़ाओगे? तो आरबीआई और बैंक जो है वो एक तराजू जैसे हो गए हैं, जिसको जहां से फायदा हो रहा है उधर से वो पैसा उठा रहा है। बैंक सोचता है ऐसा, जिसको जहां से फायदा है बैंक उठाता है। आरबीआई तो आपके फायदे के हिसाब से चलता है, अगर आरबीआई को अपना नुकसान करके भी आपका फायदा करना है तो कर देगा। आरबीआई को अच्छा, मार्केट से पैसा उठाना है तो ज्यादा रेट पे भी उठा लेगा, और अगर उसे लगता है कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए पैसा देना है तो कम रेट पे भी दे देगा। वो फायदे के लिए काम नहीं करता आरबीआई, आरबीआई तो आपके लिए काम करता है, वो गवर्नमेंट की बॉडी है, उसे प्रॉफिट और लॉस से क्या मतलब, तो फिस्कल आ जाएगा। सर तो अभी अभी जैसे अभी कुछ महीने पहले आरबीआई ने काफी सारा पैसा गवर्नमेंट को दिया है, क्या बोनस या ऐसा कुछ किसी फॉर्मेट में दिया है? आपने लास्ट सेशन में बताया डिविडेंड में दिया है। तो अगर आरबीआई ने अपना पैसा गवर्नमेंट वन, दैट इज ह्यूज मनी ना, वो थोड़ा मोड़ा अमाउंट नहीं है। आप ही ने बताया था लास्ट सेशन पे। 2 लाख करोड़ दिया किस लिए? जिससे कि गवर्नमेंट आप लोगों पे खर्च कर सके, डैम बनवाए, रोड बनवाए, और किस लिए दिया? ये हर साल देते हैं सर, ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये नॉर्मल चीज है सर। नॉर्मल है, हर साल मिलता है। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर कि ये जो बेसिकली क्या है ना, इट्स अ साइकिल। अभी तक जो हम बात कर रहे थे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो जो थी वो आरबीआई और बैंक के बीच में एक साइक्लिक ऑर्डर थी सर, जिसको जैसा जब जरूरत है उसके हिसाब से वो कर लेते थे। अब यहाँ पर तीसरा कैंडिडेट आ गया गवर्नमेंट। सो ये साइकिल जब थर्ड पर्सन तक जाएगा तो ये कैसे मैनेज होगा, इन्फ्लेशन और उसके हिसाब से बताइए सर। कहाँ गया? आरबीआई ने पैसा दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को अपने खर्चे तो करने हैं, पुलिस वालों की सैलरी देनी है, आर्मी की सैलरी देनी है, जहाज खरीदना है, लड़ाई झगड़े के बम बारूद खरीदने हैं, डैम बनवाने हैं, रोड बनवाने हैं। और गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो उसमें भी लिखती है मैं आरबीआई से इतने रुपए का टैक्स मिल जाएगा, मुझे इतने का टैक्स मिल जाएगा। तो उसके बजट में होता है पहले से कि मेरे पे यहाँ से पैसा आएगा, यहाँ जाएगा, तो वो जहाँ 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 से आना है वहां से तो आएगा ही ना। हर साल उसने बजट बना रखा है, मुझे आरबीआई से 2 लाख करोड़ लेने हैं, तो लेगा ही लेगा, वरना तो फिर खर्चे कहाँ से करेंगे? ये कोई अलग चीज नहीं। और ये हो सकता है 2 लाख करोड़ की जगह 2,10,000 करोड़ दे दिया, 1,90,000 करोड़ दे, 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हर साल वो डिविडेंड देता ही देता है, और देना ही पड़ेगा। और आरबीआई की 100% स्टेक होल्डर गवर्नमेंट है ना सर? हाँ, आरबीआई की तो होलसेल ओनर ही गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने सारा पैसा लगाया हुआ है। तो सर रिवर्स रेपो रेट का मीनिंग हो गया, मोदी जी बोलेंगे भैया इंटरेस्ट रेट घटा दो तो उसको घटा देगा सर। देखो आरबीआई एक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो मोदी जी के कहने पे नहीं चलता, वो चलता है वित्त मंत्रालय के कहने पे। तो वित्त मंत्रालय जो बोलेगा आरबीआई वो करेगा। आरबीआई वित्त मंत्रालय से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कुछ स्टेक होल्ड नहीं करती, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कुछ करने के लिए नहीं कह सकती। वित्त मंत्रालय जो है वो उसका स्टेक होल्डर है, और वित्त मंत्रालय गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो लेकिन गवर्नमेंट डायरेक्टली आरबीआई गवर्नर को कुछ नहीं कह सकती ऐसा कर दो या वैसा कर दो, वो इंडिपेंडेंट है अपने काम को करने के लिए। गवर्नर के इंडिपेंडेंट राइट रहते हैं सर। इंडिपेंडेंट राइट है, वो जो चाहेगा वो करेगा, जो उसे ठीक लगेगा वो करेगा। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो मोदी जी को कोई कुछ नहीं कहेगा, सीधे उसे कह देंगे तू नहीं करा, तू ही था गवर्नर, उसे उठा के बाहर फेंकेंगे। जैसे अभी रघुराम राजन जी, रघुराम राजन को रघुराम सर राजन रिवर्स सर, रेपो रेट पर हुआ कि रीपरचेज एग्रीमेंट बाय आरबीआई टू बैंक। फिर से बोलिए क्या बोला? रिवर्स रेपो रेट का हो गया ना, फिर रीपरचेज एग्रीमेंट बाय आरबीआई टू बैंक। रीपर्चेज एग्रीमेंट, इसमें एग्रीमेंट नहीं होता, मैंने आपको बताया था। रिवर्स रेपो रेट के केस में तो वो पेमेंट काट के ही देता है। 1 लाख रुपए की बॉन्ड को 95,000 में इशू करता है, इसमें एग्रीमेंट नहीं होता, इसमें जीरो कूपन बॉन्ड पे डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं। जब बैंक को पैसा देना होता है तो बॉन्ड इशू कर देता है आरबीआई को डीप डिस्काउंट पे, और कोई डिस्काउंट ही आरबीआई का इनकम। ठीक है, तो रीपर्चेज एग्रीमेंट तो सिर्फ रेपो रेट के केस में होता है, क्योंकि वो रेगुलर कोर्स में पैसा ले लेते हैं लिमिट की तरह, जब जरूरत हुई ले ले, जब नहीं जरूरत हुई वापस दे दे, तो वो रेपो रेट से लगता है ब्याज। लेकिन रिवर्स कच्चा हाँ जी, कच्चा मार्केट जैसे ही काम होता है, पहले ब्याज काट के ही पैसा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगला आ गया रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, सबको समझ में आ गया। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कम कर देता है। दोनों कम करने से क्या होगा? दोनों कम करने से बैंक को फायदा हो जाएगा। तीसरा, लोअरिंग सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, और एक एसएलआर स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है वो बताता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब वो होता है कि टोटल आपको जितने लोन आपने पे कर रखे हैं, जितनी आपकी कैपिटल है, उसका कुछ परसेंटेज आपको जो है अपने पास कैश के रूप में हर बैंक को रखना पड़ता है, कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है।
आरबीआई के पास है सर। आरबीआई के पास नहीं, अपने पास, आपके डल्ले में पड़ा होना चाहिए। ताकि कोई ज्यादा पैसा, ताकि ज्यादा कोई पैसा निकालने आ जाए तो वो वापस ना जाए। वापस ना जाए। तो आरबीआई बोलता है कि आपकी जो कैपिटल है उसका कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट हर बैंक को, अब वो 4.5% चल रहा है अभी, लिख लो ये भी कहीं पर, 4.5% चल रहा है, ठीक है, उसे अपने पास होल्ड करके रखना पड़ता है। टोटल डिपॉजिट का 4.5% ऑफ डिपॉजिट्स, जितना आपने डिपॉजिट लिया हुआ है पब्लिक से, उसका 4.5% तो आप कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाओगे, वो तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। बचा हुआ 95.5% को आप लोन वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, 4.5% तो आपको कैश की फॉर्म में अपनी ब्रांच में रखना पड़ेगा। जिस ब्रांच में जितने डिपॉजिट, उसका 4.5% आपको हर टाइम अपनी ब्रांच में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। अब जरा ध्यान समझिए, मान लीजिए एक कंपनी है, एचडीएफसी है सर, उसके 1 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, उसे सीआरआर कितना होगा उसके लिए? 4,500 करोड़। अगर आरबीआई कह रहा है भाई से 4.5% से घटा के 4% कर दो, तो जो 4,500 करोड़ उसके फालतू पड़े थे उसमें से 4,000 करोड़ ही फालतू रहेंगे, वो 500 करोड़ यूज कर पाएगा। तो अगर सीआरआर कम हो जाता है, उससे बैंक का फायदा हो जाता है, वो 500 करोड़ जिसमें से ब्याज नहीं मिल रहा था उस पर भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि सीआरआर कम हुआ तो बैंकों के लिए फायदेमंद है। किस किस को समझ में आ गई? इसको सीआरआर को दोबारा बताइए। अगर कैश रिजर्व रेशियो, अगर एक बैंक का डिपॉजिट 1 लाख करोड़ है और आरबीआई ने कह रखा है 4.5% आपका सीआरआर है, तो 1 लाख का 4.5% आ गया, 4,400 करोड़ रुपए आपको बैंकों में रखना पड़ेगा कैश की फॉर्म में। इस 4,400 करोड़ का कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, आपको अपने गले में रखना पड़ेगा। लेकिन अगले हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी में बैंक को कह दिया आरबीआई ने कि 4.5% का जो सीआरआर था वो घटा के मैंने कर दिया 4%, तो 4% कर दिया, मतलब उसी 1 लाख करोड़ का 4%, 4,000 करोड़ आएगा। तो जो 500 करोड़ आपके फालतू रखे थे, पहले 4,500 करोड़ रखे थे, अब 4,000 करोड़ रखे, तो जो 500 करोड़ इसमें से फ्री हो गए, वो आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा देंगे ना आपकी। इस 500 करोड़ का ब्याज पे चढ़ा पाओगे कि नहीं चढ़ा पाओगे? तो अगर सीआरआर कम हो जाए तो बैंकों के लिए फायदेमंद है। किस किस को समझ में आ गया? अरे किसी को समझ सर सीआरआर That's कोई हर एक Okay, sir. if reserve is less, then you can float the same money into the market. वेरी गुड। अगर सीआरआर कम हो जाता है तो बैंकों का जो सीआरआर में फंसा हुआ पैसा है वो थोड़ा सा फ्री हो जाता है, फ्री हो जाता है तो उससे वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, उतने पैसे को ब्याज पे चढ़ा पाएंगे। तो सीआरआर कम होना बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, सीआरआर का बढ़ना बैंक्स के लिए नेगेटिव है। तो समझ में आ गई बात? Then I got the point. अब अगला पॉइंट आ रहा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जो एसएलआर होता है वो सीआरआर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो एसएलआर बोला जाता है कि भैया जितना पैसा आपका डिपॉजिट आया उसकी एक सर्टेन परसेंटेज को आपको लिक्विड एसेट में रखना पड़ेगा। लिक्विड एसेट मतलब वो कैश भी हो सकता है या फिर ऐसी एसेट जो एकदम से कैश अरेंज हो जाए एक दिन के अंदर अंदर, 2 दिन के अंदर अंदर। तो एसएलआर इंक्लूड सीआरआर। अगर सीआरआर 4% है, एसएलआर 5% है, तो 5% के अंदर 4% तो आपने कैश रखा है, बचा हुआ 1% आपको लिक्विड एसेट में रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एसएलआर। तो अगर एसएलआर भी कम हो जाए तो उससे भी आपका फायदा है ना बैंकों का, क्योंकि जो पैसा उन्होंने मॉनेटरी उसमें लिक्विड एसेट में रखा था उसमें ज्यादा ब्याज तो मिलता नहीं है। तो लिक्विड एसेट में अगर आपने कोई पैसा रखा था तो वो भी आपका फ्री हो जाएगा, तो आप उसे ब्याज पर चढ़ा पाओगे। तो सीआरआर या एसएलआर कोई भी चीज कम हो जाए तो बैंकों का फायदा है और लिक्विडिटी बढ़ाने के काम करेगा वो। किस किस को पॉइंट समझ में आ गया ये वाला? सीआरआर तो एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। एसएलआर एसएलआर भी सेम है। सीआरआर में पैसा कैश में रखना होता था, एसएलआर में वो पैसा आपको लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। लिक्विड एसेट वो एसेट होती है या तो वो कैश होनी चाहिए या वो 2 या 3 दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे लिक्विड एसेट बोलते हैं। जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी, जैसे कि एफडी इन द स्टेट बैंक, ऐसा। तो बैंक पैसा अपने हाथ में रखता है, कुछ पैसा वो एसबीआई में एफडी करा देता है। इसीलिए अगर कोई बंदा आके सीधे 10 करोड़ निकालने आ गया तो मैं सीधे लोकल बैंक में जाऊंगा एसबीआई में, अपना चेक लेके पैसे निकाल के अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके दे दूंगा, कैश दे दूंगा। तो वो जो पैसा एफसीबीआई की एफडी में रखा वो उनकी एसएलआर के तहत रखा गया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कि आपकी लिक्विडिटी कम ना हो, कोई पैसे मांगे तो छोटे मोटे पैसे तो अपने पास ही दे दो, और बड़ा कैश भी मांग लो तो आप ये कहोगे सर 1 घंटे में दे देंगे, तो 1 घंटे ले आना एसबीआई में से।
तो जैसे सीआरआर का हमने 4.5% बताया, एसएलआर का भी कोई मार्जिन है क्या? एसएलआर है आपका इस टाइम 18%। 18%? हाँ जी, मैंने ऑनलाइन चेक किया है। तो सर 22.5% बैंक का पैसा तो ब्लॉक्ड है, जिसमें ना तो कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना तो कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है। एसएलआर के अंदर कैश रिजर्वेशन इंक्लूडेड होता है। मतलब समझाइए सर। अगर एसएलआर आपका 18% है और सीआरआर 6% है, तो जो सीआरआर के 6% वो कैश है, वो लिक्विड एसेट ही तो है, तो 18%। दैट इज ओके। हाँ, तो 18% के अंदर वो कैश भी तो है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि 100 रुपए में से 18 रुपए बैंक का मतलब डेट फंड टाइप का, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। 12% पे आपको ब्याज मिलता है, 6% जो कैश वाला है उस पर कुछ नहीं हो सकता। जो बाकी बचा हुआ 12% मार्केटेबल सिक्योरिटीज में, यहाँ पर एफडी में लगाया, उस पर तो ब्याज मिल रहा है आपको। ओके ओके ओके। आरबीआई ने 6% दिया है, इसमें तो 7.5 दे रहा होगा। मतलब 6% ही ब्लॉक है, 2% ही ले रहा है। ब्लॉक है बस आपका। टोटल बैंक के पास जो है उसका 18% के 4.5 इंक्लूडिंग है 18 में। हाँ, जो आपका सीआरआर वाला रेशो है, जो इस टाइम पर 6% चल रहा है, वो हाँ। 18 में इंक्लूडेड है। दूसरा, जो ये 18% है टोटल पैसे का नहीं है, डिपॉजिट्स का है, जो आपने पब्लिक से लिया हुआ है। तो बैंक के पास जितना डिपॉजिट होगा उसका वो 18% एसएलआर ये और 6% सीआरआर इस टाइम। ओके। So deposit, it means all form of deposit, saving, FD और whatever। हाँ, सेविंग, करंट और क्या कहते हैं एफडी। इसलिए वो बैंक अकाउंट खुलवाने के पीछे पड़ी रहती है। हाँ, ये उसको फ्री में पैसा मिल जाए, पैसा तो फ्री का है, सिर्फ 18% है, बाकी तो यूज करेगा। सेविंग अकाउंट पे कुछ देता थोड़ी है, करंट पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं देता। तो इनको फिर बेनिफिट नहीं है ना, जो बैंक का जीरो अकाउंट ओपन करते हैं। अरे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं, उसमें डिपॉजिट आता है, वो फ्री में तो है, उसको कोई ब्याज थोड़ी देना है, 4% का ब्याज देते हैं। सर ये पेंशन अकाउंट, ये अकाउंट वो जो आते हैं ना, दैट इज पर्पस टू सेटिस्फाई द एसएलआर, राइट? फ्री का पैसा है, आरबीआई से लेंगे तो 4% में मिलेगा, आपसे लेंगे तो 4% पे लेके 100 तरह के चार्ज लगा देंगे, वो 4% भी खा जाएंगे, मिलेगा। उसमें तो खरबूजे खाने का भी ब्याज नहीं। हाँ, मतलब सेविंग अकाउंट में 4% देते हैं, लेकिन वो एटीएम के चार्ज वार्ज में ले लेते हैं, तो आपको तो कुछ दिया ही नहीं ना। अल्टीमेटली आपके पैसे को फ्री में यूज कर रहे हैं, इसलिए बैंक का फायदा है जितने लोग उनके यहाँ सेविंग अकाउंट खोले। जब भी आपके रिजल्ट आते हैं उसमें लिखा होता है कासा रेशो। कासा का मतलब सी का मतलब करंट अकाउंट और एसए का मतलब सेविंग अकाउंट। कासा रेशो मतलब करंट एंड सेविंग अकाउंट रेशो। ठीक है, तो कासा रेशो अगर बढ़ता है तो वो फायदे की चीज है बैंक के लिए, क्योंकि अकाउंट खुले ऐसा मतलब ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें समझ में आ गए सर 4 चीजें। क्या? एक मैंने अब आपको बताया रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट, एक सीआरआर, एक एसएलआर। इन सबके गिरने से, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के गिरने से बैंक को फायदा है, सीआरआर और एसएलआर के भी गिरने से ही बैंक को फायदा है। अगला आ गया ओपन मार्केट परचेज ऑफ बॉन्ड, इसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं, ओएमओ। इसके आगे आप ओएमओ लिख सकते हो। ये थोड़े दिनों से, पिछले 2-3 महीने से आरबीआई कर ही रहा है। ठीक है, 10,000 करोड़ हर 15 दिन में डाल ही रहा है, तो कर सकते हैं। ये सब करने से, ये एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सब करने से बैंकों को भी फायदा और ग्रोथ को भी फायदा। इसको इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा है ऐसा समझ में नहीं आया दोबारा तो मैं बता दूंगा, बताइए। तो ओपन मार्केट परचेज बॉन्ड क्या लिखा आपने? ओपन मार्केट परचेज का मतलब होता है आरबीआई आया, मार्केट में से बॉन्ड खरीद के चला गया, तो बॉन्ड आरबीआई के पास चलेगा और पैसा मार्केट में आ गया, और वो मार्केट मतलब है बैंक। यहाँ पे बैंक ही तो बॉन्ड खरीदेगा। तो सर इसमें ओएमओ में बैंक को आगे क्या फायदा हो? बैंक को पैसा मिल गया, उस पैसे को मार्केट में चढ़ाएगा क्या ब्याज में? इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने ओएमओ बोला। ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट परचेज भी बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी बोलते हैं। बड़े आगे। यस सर। चलिए, तो अभी तक हमने जो आपको बताया, मेरे हिसाब से सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सर ये कैश रिजर्व रेशियो जो है,
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सर? मतलब आपको बैंक में कैश रखना है 4.5%, ये तो आरबीआई ने निर्देश दे दिया, पर इसका पर्पस क्या है, क्यों रखना है इसको? इसलिए रखना है कि बैंक की गुडविल कम ना हो, जब कोई आपसे पैसे मांगे तो आपके पैसे कम ना हो। And with the safest one, we need to have, for a country, we need to have safest reserves also. CRR, CRR, कैश रिजर्व रेशो, cash reserve ratio तो रहना चाहिए बिल्कुल। for every country. For any emergency purpose, it will work out. That's what I think. इमरजेंसी पर्पस नहीं है। आप पार्टियों ने आपके यहाँ पैसा जमा कराया, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एक दिन पैसा मांगने आ जाए, लेकिन फिर भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, क्योंकि बैंक कभी नहीं चाहता ज्यादा, उसे पता है मेरे यहाँ पर तो रोज की रोज 2 करोड़ चले जाते हैं, तो उसे पैसे की जरूरत नहीं है बैंक को, तो बैंक क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन फिर जब किसी दिन को आता था ना, भैया अपनी 100 करोड़ की एफडी है, ओ 100 करोड़ की एफडी कहाँ से लाया पैसा, तो एकदम से आरबीआई से मांगते थे पैसा, भैया 100 करोड़ दे दो, हमारे पास एफडी तोड़ने को आ गई। तो आरबीआई ने कहा ये क्या बात होगी, तुम मतलब 100 करोड़ की एफडी वाले को तुम 2 दिन रोक दिया, उसे कहा 2 दिन बाद मिलेगा पैसा, ऐसे तुम्हारी गुडविल कम हो जाएगी। तो आरबीआई ने एक रूल बना दिया कि भैया तो डिपॉजिट लो मत मार्केट में, मार्केट में से डिपॉजिट लोगे तो आपको कैश रिजर्व रेशो रखना पड़ेगा 4.5। This is maintained by every branch or what? Local branches. हर ब्रांच इतना रेशियो में कैश रखता है रोज? रखता है, डिपॉजिट उतना ही बड़ा कैश रखता है वो। आप गांव की ब्रांच में जाओ, उनसे कभी 5 लाख निकलवा तो मिलेगा ही नहीं, उनके पास डिपॉजिट भी तो नहीं है भाई। इनकी भी लिमिट होती है, लिमिट रखते हैं, अपने अपने डिपॉजिट्स के हिसाब से वो रखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, यस म्यूट कीजिए साहब, ये चल जाए तो बढ़ेगा, नहीं तो कैसे बढ़े। किस किस को अभी भी कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर, तो इतना बढ़िया समझाया, आपने ट्रम्प को सोल्यूशन दे दिया होते रहे। जबरदस्त जबरदस्त। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। सर इम्पैक्ट क्या होगा ऐसा करने का, जो मैंने आपको भी बताया है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? पहला, इंक्रीजेस मनी सप्लाई, एक तो मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी इन सब कामों से जितने भी बताए, एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जब मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो लोन भी बैंक ज्यादा देगा। लोअर्स इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, जब बैंक का जो 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ फंसा हुआ पैसा था वो भी उसे मिल गया तो वो कम इंटरेस्ट रेट कर देगा, कहेगा चलो तो मेरे पास ये फालतू का पैसा आ गया, कम इंटरेस्ट रेट पे भी चढ़ा देगा, तो ओवरऑल ऐसा हो सकता है वो इंटरेस्ट रेट भी कम कर दे, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकते हैं। एनकरेजिंग बोरोइंग, इससे बोरोइंग बढ़ेगी एंड स्पेंडिंग भी बढ़ेगी, जब आपके हाथ में बोरोइंग मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा तो आप स्पेंडिंग भी ज्यादा करोगे। स्टिमुलेट्स इन्वेस्टमेंट, इससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी एंड कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी, और इसी की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी हो जाएगी। लेकिन एक काम हो सकता है भैया, जब आपके पास सब चीजें बढ़ जाती है, पैसा पूसा बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, मे कॉज इन्फ्लेशन इफ यूज्ड एक्सेसिवली। अब मुझे बताइए सर, यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, सर ये इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं है किसी को समझ में ना आ रहा हो? ये क्लियर है सर। चलो बस यही सुनने के लिए। हाँ, एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है, ये बैंक वाले कई बार टर्म प्लान या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चालू कर देते हैं सिर्फ कासा को मेंटेन करने के लिए, मतलब रिजर्व को मेंटेन करने के लिए, कि क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर तो अलग ही रहता है ना, बैंक का दूसरा ब्रांच रहता है, अलग है, उन्हें कमीशन मिलता है, जैसे एक एजेंट को कमीशन मिलता है ऐसे बैंक को कमीशन मिलता है, उल्टा बैंक को ज्यादा नहीं। लेकिन मैंने देखा है सर, बैंक साल भर नहीं आती, वो ना मार्च के आसपास आती है दौड़ के कि सब ये ले लो बोलो। हर एक मैनेजर को एक टारगेट दिया गया है, वो पूरे साल शांत बैठा रहता है, लेकिन जब मार्च में उसके ऊपर प्रेशर आता है ना, अगर तुमने इस बार एक टारगेट पूरा ना करा तेरी सैलरी रोक देंगे, फिर वो शुरू हो जाता है, यार सैलरी रुक जाएगी, चल कराता हूँ, फिर कराता है वो सबके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट समझ में आ गया। अब आ गई अगली कॉन्ट्रैक्टरी। कॉन्ट्रैक्टरी मतलब सर हमें मार्केट में पैसा कम करना है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए होती है। किसके लिए होती है? इन्फ्लेशन कम करने के लिए होती है। चलिए
ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिड्यूस ओवरऑल ओवर हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। सर इकोनॉमी में जो पैसा फालतू पड़ा है ना, इसे कम करना है, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं इसके लिए? हम इसके लिए रेपो रेट को बढ़ा देते हैं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं, सीआरआर बढ़ा देते हैं, एसएलआर बढ़ा देते हैं और ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल कर देते हैं बॉन्ड्स की। ओपन मार्केट सेल ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड सेल कर देंगे तो क्या होगा? मार्केट का पैसा आरबीआई के पास चला जाएगा और मार्केट के पास आ जाएंगे बॉन्ड। इंपैक्ट क्या होगा सर? इससे मनी मार्केट में कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है और क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, डिस्करेज ऑफ बोरोइंग, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं इसकी वजह और स्पेंडिंग भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है? स्लो डाउन हो जाता है थोड़ा सा मार्केट में, जो जब उधर उछल उछल के खर्चा कर रहे थे ना, वो थोड़ा सा बच जाते हैं। इन्फ्लेशन भी जो है कम हो जाती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी थोड़ी सी कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। मे लीड टू अ स्लो डाउन, लेकिन इसका ध्यान रखना, ज्यादा स्लो डाउन होगा तो रिसेशन भी आ जाएगा, इतनी ज्यादा भी मत कर देना कि रिसेशन ही आ जाए। चलिए, किस किस को यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछ लो। ये उसको उल्टा था जो मैंने एक्सप्लेन। पहली बार समझ में आया सर कि आरबीआई को इतना रेगुलेशंस, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर कि मतलब इसके पास तो सारा कंट्रोल है सर, आरबीआई के पास जैसा कंट्रोल करना चाहे वैसा कर सकता है। अभी मैंने क्रेडिट पॉलिसी का 50% पढ़ा है, अभी 50 और पढ़ाना बाकी है। अभी आपको सचिन सर एक कंट्रोल नहीं है नोट छापने का, मिलना छाप देती है। नहीं, लेकिन सर ओवरऑल पूरी मतलब कब इन्फ्लेशन लाना है, कब रिड्यूस करना है, कब क्या करना है, एवरीथिंग इज अप टू आरबीआई। तो जो बॉन्ड वो देता है वो उसको बायबैक भी फिर वो आरबीआई लेता है। आरबीआई लेता है अपने रूल्स के हिसाब से इशू करता है, 3 साल बाद बायबैक कर लूंगा। बस वो कर लो, वो 1 लाख का हमें 95,000 रुपए दिया। हाँ, 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद पैसे देगा वो। 1 साल वो 1 लाख रुपए देगा 1 साल में। और नोट कितने छपने हैं ये डिसीजन भी आरबीआई का ही होता है, छाप राइट। लेकिन कितने छपेंगे, मनी कितनी मार्केट में डालनी, डिसीजन आरबीआई का होता है। और हर नोट के ऊपर इन्फ्लेशन बेस्ड है। हर नोट के ऊपर आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, गवर्नर के पास आपका कोई भी है, डिसीजन आरबीआई का ही होता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में छोटे नोट जो होते हैं, जो 5 रुपए का, 1 रुपए का, 2 रुपए का नोट है, उस पे आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, उस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइन होते हैं। वो कोई भी कर सकता है उनमें से। और उसके ऊपर के जितने भी नोट होंगे, 50 या 100 रुपए से ऊपर के जितने नोट होंगे, उसमें सब पे आरबीआई के गवर्नर के साइन होंगे और उसकी मर्जी से छपेंगे। सर एक चीज पहले कभी सुनी थी, जैसे कोई आपके पास कोई पुराना करेंसी पड़ी होती है तो उसकी को वैल्यू बढ़ जाती है, वो कैसे बढ़ती है? ऐसा कुछ नहीं है। जो पुराने नोट होते हैं ना, वो एक तरह से ना आर्कोलॉजिकल कलेक्शन हो जाता है। आर्कोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुरानी आइटम्स। तो पुरानी आइटम्स को मार्केट में ज्यादा रेट दिया जाता है, बैंक के हिसाब से उसकी वैल्यू वही है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास मतलब मेरे पास नहीं है, मेरी सास है ना, उनके पास है, और मेरी नियत है बहुत ज्यादा। लेकिन देंगे नहीं मुझे। और मैं आपको चलो कहानी बताता हूँ, उनके पास ना 1800 सन का 1 रुपया है, सन 1800 का, और उसकी वैल्यू आज होगा। वो चांदी का है। वो मतलब 1 रुपए का सिक्का जो है ना, वो 1 रुपए का सिक्का चांदी का है, और सन 1800 लिखा है उसमें। 1800 का जो सिक्का है ना 1 रुपए वाला, वो उस टाइम इंदिरा गांधी होती थी, उसपे इंदिरा गांधी लिखा हुआ है। तो 1 रुपए का सिक्का में एक ज्वेलर से पूछा, मैंने कहा सन 1800 का 1 रुपया है मेरे पास, जो सरकारी सिक्का होता था 1 रुपए का। ये हाँ, वो तो चांदी का होता था। मैंने कहा उसके कितने पैसे मिल जाएंगे? कह रहे भैया आपको 10 ग्राम चांदी का सिक्का मिल जाएगा उसके बदले। तो आज के टाइम पर 10 ग्राम चांदी का सिक्का है लगभग शायद 10,000 रुपए का हो जाएगा, 10,000 रुपए का हो जाएगा। तो मैं दूसरे ज्वेलर के पास गया, मैंने उससे पूछा सर ये 1 रुपए का सिक्का है 1980 वाला, कितने का मिल जाएगा अगर मैं आपसे लूं? कह रहा भैया ये चांदी का होता था और वेट करेंगे हम इसका, उसके आपसे मिलेगा। मैंने उसे वेट करवा दिया। वो 12 से 13 ग्राम का होता है, ठीक है। तो 12-13 ग्राम चांदी होगी 12-13 हजार रुपए की आज के टाइम पर। तो उसने कहा मैं 13,000 में ले लूंगा, मतलब 2 ज्वेलर में ही 10 और 13, 3,000 का। मैं तीसरे ज्वेलर के पास गया, भैया मुझे ऐसे चांदी के सिक्के चाहिए, मिल जाएंगे क्या? कह रहा भैया मिलने बहुत मुश्किल है, अगर मिलेंगे भी तो 17-18 हजार रुपए का एक मिलेगा। और मैंने कहा अगर मैं बेचना चाहूँ तो? कह रहा 15,000 मिल जाएगा। तो वो 1 रुपए का सिक्का है, सरकार का 1 ही रुपए का सिक्का था वो, लेकिन उसकी वैल्यू आज 15,000 है, सिर्फ पुराना होने की वजह से। और मेरी सास के पास पता कितने हैं? डब्बा भर के।
डब्बा भर के हैं, कम से कम होंगे 40-50 सिक्के। इंटरनेशनल मार्केट उसकी कितनी होगी वो आप बस यही जैसे है, साइड वो 15-17 हजार का एक सिक्का, 15 हजार का एक सिक्का। नहीं जो ओपन साइड में बोलते जैसे आपके पास कोई 1 रुपए का पुराना नोट पड़ा हुआ कोई ऐसा बोलते कोई पुराने तो जैसे आप सिक्के वो बोल भी रहे होगी, अब पता नहीं कहाँ जाके बिकेगा। मैं तो 15 हाँ में भी नहीं बेचूंगा, मुझे तो शौक है पुरानी चीजें रखने का, मैं तो उसे अपनी कलेक्शन में रखूंगा। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, वो जो मेरी सास के सिक्के है ना, वो उन्होंने मेरे पास ही रख के गई थी, फिर उनकी डेथ हो गई थी, तो वो सिक्के तो मेरे पास ही रखे हैं, और ससुर जी को भी नहीं पता सिक्के हैं, साले को भी नहीं पता। लेकिन मेरी बीवी बड़ी ईमानदार है, हाथ नहीं लगाने देती, मुझे देखने भी नहीं देती। मम्मी क्या है, पापा को ही दूंगी। एक सिक्का भी नहीं निकालने देती। एसेट तो पड़ा हुआ ही है। अरे तो मेरे थोड़ी है भैया, वही जाएगा, ये ईमानदारी से जाएगा पूरा। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो वो 1 रुपए के सिक्के में मेरी नियत है, एक ना एक दिन चोरी जरूर करूंगा एक सिक्का। आगे बढ़ते हैं। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई करता क्या क्या? पहली बात तो ये रेपो रेट। अब देखो रेपो रेट क्या होता है, समझा रहा हूँ। रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। तो इसे कम ज्यादा कर सकता है। अगर उसने रेपो रेट बढ़ाया तो उसे कॉन्ट्रैक्शनरी बोल देंगे, अगर उसने रेपो रेट कम किया तो उसे एक्सप्रेशनरी बोल देंगे। ये समझ में आ गया, पेपर में यही आएगा कि अगर रेपो रेट बढ़ा तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है या एक्सप्रेशनरी पॉलिसी, मतलब एक्सपेंड किया कि कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब हमने अपने आप को संकुचित कर दिया, हमने मार्केट में पैसा कम कर दिया, और एक्सपैंड करने का मतलब हमने मार्केट में पैसा बढ़ा दिया। तो जब जब रेपो रेट कम होंगे वो एक्सपेंशनरी है, और जब रेपो रेट बढ़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी है। सबको क्लियर है ना? ये पेपर में यही आएगा। क्लियर? क्लियर? यस सर यस सर। चलिए और थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। समझा चुका हूँ रेट एट विच द आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम बैंक्स, ये भी आप पढ़ लोगे। कैश रिजर्व रेशियो भी समझा चुका हूँ, परसेंटेज टोटल डिपॉजिट दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। कैश रिजर्व रेशियो क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई। उसे उन्हें अपने पास या आरबीआई में कहीं पर रखना पड़ेगा, और अपने पास भी रख सकते हैं कैश की फॉर्म में, या आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। आरबीआई का मतलब भी अपने पास ही होता है, कौन सा वो आरबीआई के पास रोज हो जाएंगे, मतलब उनका डिपॉजिट वैल्यू है। चलिए स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब जो आपके डिपॉजिट्स हैं दैट बैंक्स मस्ट मेंटेन इन द लिक्विड एसेट। वो रेशियो कि अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो आप फट से निकाल कर दे दो, उसे बोलते हैं स्टेचुटरी लिक्विडिटी। पड़ता है लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट्स फॉर्म में या फिर ऐसी एसेट्स में जो एकदम से प्लीज म्यूट कर लीजिए, ये जो जितनी डिस्टरबेंस आती है ना, फिर रिकॉर्डिंग के टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझे बोलेंगे। अगला, ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी कर सकता है, बाइंग या सेलिंग कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की आरबीआई। बाइंग करेगा तो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सेलिंग करेगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। किसको यहां तक कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, वैसे मैंने सब चीज समझा चुका हूँ। नो सर। वेरी गुड। तो मजा आ रहा है आज पढ़ने में? बढ़िया सर। यस सर। और अब ये सारी चीजें परसों होने वाली। अब परसों क्या होगा, या तो आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा, या सीआरआर या एसएलआर या कुछ भी, या कुछ और बोल देगा। तो आप समझ में आएगा आपके कि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक्सपेक्टेशन क्या है मार्केट की? मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो रेपो रेट में 25 पैसे कम करेगा कंफर्म, और 50 पैसे भी कम कर सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है। मतलब अगर आरबीआई ने 50 पैसे कम कर दिए तो मार्केट भागेगी, अगर आरबीआई ने 25 पैसे कम करे तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे रहेगी। अगर आरबीआई ने कुछ भी कम ना करा तो मार्केट गिरेगी। ठीक, लेकिन अगर मान लो रेपो रेट तो कुछ किया ही नहीं तो मार्केट तो गिरनी है, लेकिन उसकी जगह पर सीआरआर कम कर दिया, एसएलआर कम कर दिया, तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे कि यार रेट घटने में ज्यादा फायदा था या सीआरआर कम होने में ज्यादा फायदा था। तो फिर वहां के हिसाब से फिर कैलकुलेशन करके मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ परसों होगा क्या। सीआरआर वगैरह को कोई कुछ नहीं कह रहा, सब सेम रहेंगे, जो होगा रेट में होगा। अब रेट में तीन चीजें हो सकती है, या तो कुछ नहीं होगा मार्केट गिरेगी, 25 पैसे कट हुआ मार्केट साइडवेज रहेगी, कुछ नहीं होगा, और अगर 50 पैसे कट हो गया तो लाइफ टाइम हाई कटेगा निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी का तो आज ही कट गया, और भाग जाएगी बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी काट सकती है। ये होगा परसों, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए जी, तो आज हमने आपकी मॉनेटरी पॉलिसी लगभग खत्म कर दी है। ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, इसलिए बाकी का करेंगे कल। और ये जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी के नीचे के क्वेश्चंस है, देखना है क्या,
देखकर बताइए आपकी बुक में मॉनेटरी पॉलिसी के नीचे कुछ क्वेश्चंस गिवन है क्या? इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन है ना? ऑन इकोनॉमी हाँ क्वेश्चन नहीं है, अच्छा नया टॉपिक है सर। इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी है सर, है सर, टॉपिक के है बाद सर, क्वेश्चन है ना? है सर 116 टॉपिक है है हाँ तो जो क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में आपको सिखा चुका हूँ, ये भी आप खुद पढ़ लोगे, यही है भाई, इससे ये बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन, सब मैं सिखा चुका हूँ, ये आप पढ़ लेंगे और उसके नीचे के जो क्वेश्चंस है वो करके लाएंगे। ये टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी का खत्म हो गया, कल मैं इसकी क्वेरी ले लूंगा और परसों आप इसका प्रैक्टिकल देख लेंगे। सर हाँ जी मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक बार आप वो बुक दोबारा शेयर कर देंगे। बुक शेयर करनी है? अरे किसी स्टूडेंट के पास मेरी बुक है क्या? क्योंकि मेरी वाली बुक में तो मैंने लिख दिया है, तो लिखा हुआ आ जाएगा। तो पहले वाली है जब सर मेरे पास है, सर मेरे पास है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। हाँ सेकंड बैच से है ना आप? हाँ सर हाँ ठीक है, आप शेयर कर देना और आज ही कर देना। एक दो स्टूडेंट मुझे और भी कह रहे थे कल, तो आज ही कर देना ध्यान से। सर फर्स्ट बेस में भी कर दीजिए ना सर। हाँ सर, अब आज सेकंड बैच वाले करेंगे तो मैं उससे फर्स्ट बैच में भी फॉरवर्ड कर दूंगा। यस चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं और आप ये क्वेश्चंस करके लाएंगे और सब हो जाएंगे, इजी है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है। और जैसे आज आपने मजा ले लेके पढ़ा है ना, क्योंकि परसों ही आरबीआई पॉलिसी आने वाली थी, तो आज मुझे पहली बार ऐसा लगा है आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा है। आज से पहले मुझे लगा नहीं है, सही बता रहा हूँ। ऐसे ही रोज पढ़ा करें, अरे पहले ही कोई वो चीज अभी नहीं आ रही थी, कभी तो जिंदगी में आएगी ना। प्रैक्टिकली पढ़िए हर चीज को, काम की भी है और आपके समझ भी आएगी। इसी चीज का तो कोर्स कर रहे हैं, कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आप दोबारा कितनी मर्जी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, मजा नहीं आएगा वो लाइफ में। तो पढ़ना है आपने।